जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि कल यानी कि 24 फरवरी 2023 को इंग्लिश का आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, वैसे तो मैंने आपकी तैयारी ऑलरेडी करवा रखी है अच्छे तरीके से, लेकिन बहुत से बच्चों ने डिमांड की थी कि सर जी आपने सेक्शन बी के लिए तो 2 सैंपल पेपर हमको करवा दिए एक ही दिन में। अब आप एक काम कीजिए कि जो हमारा सेक्शन नंबर सी होता है, यानी कि ये जो हमारा लिटरेचर वाला होता है जिसमें बुक के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर वगैरह होते हैं, तो उसके लिए आप एक ही वीडियो में 2 सैंपल पर लेके आओ। ठीक है, तो उसी डिमांड पर ये वीडियो आधारित है और इस वीडियो में हम 2 इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के सेक्शन नंबर सी को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। बस आप क्या कीजिएगा कि वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देख लेना। ठीक है, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। बेसिकली हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। ओके, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, आप जब अपना बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आप सभी को पता है कि आपका पेपर जो है तकरीबन 4 सेट में आता है टोटल, जिसमें से एक सेट कोई आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक सीरीज यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे कोड वगैरह इस तरीके से, और रोल नंबर आपको इस बॉक्स में लिखना होता है। ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, नोट में अगर देखेंगे तो 13 क्वेश्चन होंगे, 10-15 पे आपको पेपर मिल जाएगा, 10:30 बजे आपका पेपर शुरू हो जाएगा, 10:30 से 1:30 बजे का। इंग्लिश कोर है हमारा सब्जेक्ट है, कोड हमारा 301, टाइमिंग 3 घंटे की रहेगी आपके पेपर की, और मैक्सिमम मार्क्स की वेटेज है आपके 80 की। पेपर टोटली आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, रीडिंग का, राइटिंग का और लिटरेचर का। ठीक है, तो इससे पहले जो बच्चों वीडियो थी उसमें हमने 2 सैंपल पेपर के अंदर राइटिंग वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो। पार्ट 1 का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो में हम 2 सैंपल पेपर के लिटरेचर वाले पार्ट को समझेंगे। ठीक है, तो हम सीधा लिटरेचर की तरफ चलते हैं जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे लिटरेचर वाला हमारा जो पार्ट है यहाँ से हो जाता है शुरू। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पे ये है हमारा सैंपल पेपर नंबर 1, और ये एक दूसरा सैंपल पेपर है जो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, तो उसको मैं दोबारा वही करवा दूंगा ताकि अगर कोई डाउट वगैरह रह गया हो तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और किसी ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो एक ही वीडियो में वो 2 सैंपल पेपर का रिवीजन भी कर लेगा, है ना। एक नया पेपर है और एक हमारे रिवीजन वाला है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, जिसमें हमें ए और बी में से कोई एक चूज करना है, कोई एक करना होगा। ठीक है, 6 नंबर का आपका ये प्रश्न है। आइए समझते हैं क्या दिया हुआ है, और हर एक क्वेश्चन के हर एक लाइन को मैंने जैसे कि आपको बताया था कि वर्ड टू वर्ड आपको मैं पढ़ के समझाऊंगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। Aunt Jennifer's finger flirting through her ball find even the every needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. यानी कि Aunt Jennifer की उंगलियां जो हैं वो ऊन के ऊपर काफी कांप रही हैं। ठीक है, हाथी दांत की सुई के समान जो है वो उसे उन्हें खींचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अंकल की जो शादी हुई उसका जो शादी का बैंड होता है ना, वो काफी उन्हें कंगन टाइप में, वो जो उन्हें काफी चोट पहुंचा रहा है, भारी वजन जैसा उन्हें लग रहा है। आंट जेनिफर के हाथ में ये भारी टाइप कुछ ऐसा है। ठीक है, तो आप सभी को पता तो चली गया है कि पोएम कौन सी है, हमारी आंट जेनिफर टाइगर वाली पोएम। तो क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा सा है कि नेम द पोएम एंड द पोएट। तो नाम क्या है पोएम का, आंट जेनिफर टाइगर्स। पोएट का क्या नाम है, बाय एड्रिन रिच। किसने लिखा है बच्चों, एड्रिन रिच ने लिखा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर बॉल। यानी कि उसके जो हाथ हैं वो क्यों कांप रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट आंट जेनिफर लाइव्स इन कांस्टेंट फियर ऑफ हर हस्बैंड। यानी कि वो अपनी लाइफ में वो जीवित कैसे है, वो जीवित इस तरीके से क्योंकि वो अपने पति से डर में जी रही है। ठीक है, शी फील्स सो नर्वस एंड fearful that when she sits down to knit her hands shake and flutter। यानी कि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है, बहुत ज्यादा कमजोर है। जब वो उसको पुल कर रही होती है नीडल को तो वो बहुत ज्यादा उसे डर लग रहा होता है, इसीलिए उसके हाथ जो है वो कांप रहे होते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ फ्लटरिंग। फ्लटरिंग यहाँ पे किस चीज को इंडिकेट करता है, क्या यहाँ पे एक्सप्रेस करता है बेसिकली। ठीक है, यानी कि फ्लटरिंग यानी कि कांपना क्या यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पे ये दर्शाता है फ्लटरिंग मीन्स मूव इन क्विक इरेगुलर मोशंस एज इफ एक्साइटेड। यानी कि ये क्या दर्शाता है कि वैसे तो फ्लटरिंग का मतलब होता है तेजी से, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसको डरने की वजह से उसके हाथ जो है ना कांप रहे हैं, तो उसको फ्लटरिंग समझा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपके एमसीक्यू वाले आ जाएंगे, जैसे कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब आंट जेनिफर बेस्ड ऑन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग
आप आंट जेनिफर को कैसा मानेंगे? क्या आप उसे एज्ड, डिसीज्ड और पोस्ट कैसा मानेंगे उसे? हम उसे मानेंगे बच्चों, क्या मानेंगे? उत्पीड़ित मानेंगे। क्या मानेंगे? ऑप्रेस्ड, उत्पीड़ित। यानी कि क्यों भाई? क्योंकि उसका पति उस पे अत्याचार करता है एक तरीके से, ये वाली बात। ठीक है। फिफ्थ क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन? एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? एलिट्रेशन उदाहरण होते हैं अनुप्रास जिसे हम कह सकते हैं। तो इसमें से कौन सा एलिट्रेशन है? तो एलिट्रेशन है अपॉन आंट जेनिफर सेंट। कैसे है? क्योंकि चाची जेनिफर के हाथों पर, ये एलिट्रेशन का यहाँ पे उदाहरण आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका। एंड द सिक्स्थ इज हियर कि अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली ऑन आंट जेनिफर सेंट बिकॉज, यानी कि अंकल की शादी का जो बैंड है एक तरीके से कंगन टाइप में, वो आंट जेनिफर के हाथ में बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। बिकॉज ऑफ दैट शी फील्स बर्डन्ड इन हर मैरिज, यानी कि वो अपनी शादी को बोझ मानती है, इसीलिए उसे शादी का जो बैंड है वो बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। किसे? आंटी, जो आंट जेनिफर से, उसे। ठीक है, तो पहली आपकी पोएम कंप्लीट हो गई बच्चों आंट जेनिफर के बारे में। ये जितने भी क्वेश्चन थे 7 पॉइंट नंबर ए वाला पार्ट। ओके, नाउ अब बात करते हैं 7 पॉइंट बी वाले पार्ट की। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा अगर आपको समझ में आए तो आप देखेंगे therefore on every morrow are we breathing a flower bent to bind us to the earth, spite of despondence of inhuman death, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and or darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pale from our dark sprites. क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि इसलिए हम हर सुबह पुष्पांजलि कर रहे हैं, पुष्पों को लगा रहे हैं, जल दे रहे हैं, हमें धरती से बंधने के लिए, फूलों की पट्टी के लिए, निराशा के बावजूद, अमानवीय अभाव के स्वभाव के बाद में भी, उदास के हमारे दिनों में, अस्वस्थ वाले दिनों में, अंधेरों में भी हमारी खोज के लिए हमें ये अच्छा बनाते हैं। क्या? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ये इन सब के बावजूद सुंदरता जो है इसको कोई दूर नहीं कर सकता है। ठीक है, हमारी अंदर की आत्मा में भी सुंदरता होती है, वो हमारे अंदर की आत्मा को, अंधेरे को खत्म कर सकती है। ये बात हमें बताई। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है बच्चों? क्वेश्चन सबसे पहला है कि हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज इटर्नल, यानी कि ये अंतहीन है, इसका कभी अंत नहीं हो सकता एक सुंदर चीज का। ठीक है, इट्स ब्यूटी इंक्रीज विद द टाइम एंड इट ऑलवेज गिव्स प्लेजर टू द बिहोल्डर, यानी कि ये समय के अनुसार बढ़ती रहती है और ये लोगों को ज्यादा खुशी देती है। इट गिव्स एवरलास्टिंग जॉय, यानी कि ये हमें ऐसी खुशी प्रदान करती है जो हमें नहीं मिली अभी तक, ये चीज है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्वाइट ब्रीथिंग। व्हाट डू यू मीन बाय द क्वाइट ब्रीथिंग? तो क्वाइट ब्रीथिंग मीन कि रिलैक्स्ड मूड एंड मेंटल पीस, यानी कि अपने मूड को शांत रखो और शांति को प्राप्त करो, इसको बोलते हैं क्वाइट ब्रीथिंग। ठीक है, हाउ डज नेचर इफेक्ट अस? तो कैसे नेचर हमें इफेक्ट करता है? द ब्यूटी ऑफ नेचर एक्सट्रैक्ट पावर ओवर द ग्लूमी साइड ऑफ लाइफ, यानी कि जब हम उदास हो रहे होते हैं, उदास होते हैं, अकेले होते हैं, दुखी होते हैं, तो ये जो नेचर है, नेचर की ब्यूटी जो है वो हमें उससे निकलने में मदद करती है। दिस द स्वीटनेस ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर गेट स्वीटर विद द पासिंग ऑफ टाइम, यानी कि जो स्वीटनेस है, मिठास है, सौंदर्य है प्रकृति का, वो डे बाई डे और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। ठीक है, दैट्स वाई हाउ इज द नेचर इफेक्ट्स। ओके, नाउ अब कुछ 3 एमसीक्यू की बात करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड रिप्लेस्ड विद द डेस्पोडेंस, यानी कि ये जो आपसे पूछा गया है कि निराशा शब्द को यहाँ पे कौन खत्म कर सकता है? ठीक है, तो क्या है? लूज है, रेस्टलेसनेस है, जेटस है, या फिर डॉग्ड है। तो कौन कर सकता है? देखो निराशा की जब बात आती है तो इसको कौन हटा सकता है? इसको हटा सकता है डॉग। ठीक है, कौन हटाएगा इसको? रिप्लेस कर सकता है डॉग, रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? हठी। ठीक है, उसके बाद पिक दैट ऑप्शन दैट इज नॉट एग्जांपल ऑफ अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे एक विकल्प चुनना है जो अस्वस्थ और अन्य अंधेरे तरीकों का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है? वो ये अ पर्सन हु सीक्स गॉड हेल्प्स फॉर ऑल हिज प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी समस्या को सुलझाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, फिर भगवान को ढूंढ रहा है एक तरीके से। ठीक है, चाहता है कि वो उसे मिल जाए। उसके बाद लिस्ट द थिंग्स दैट केज सफरिंग एंड द पेन, दैट इज, यानी कि जो आपको
दुख पहुंचाते हैं, तो आपके जीवन के जो डार्क फेसेस होते हैं वो आपको दुख पहुंचाते हैं, एडवर्स सर्कमस्टांसेस आपको दुख पहुंचाते हैं, आपके उदासी भरे दिन आपको दुख पहुंचाते हैं। मतलब हमारा जो डी वाला पार्ट है बच्चों, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया ये वाला भी। तो पोएम वाला हमारा ये जो पार्ट था ए थिंग ऑफ ब्यूटी से, ये भी कंप्लीट हो गया। तो पेपर नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बात करते हैं पेपर नंबर 2 की, जो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूं। क्या है? व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इज द अबाउट आई वांट नॉट विद डेथ। एक सेकंड, कई बच्चे कहेंगे सर जी इतनी जल्दी मत पढ़ो, हम समझ नहीं पाएंगे। देखिए, what I want should not be confused with total inactivity. Life is what is about. I want no track with death. If we are not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing. देखो यहाँ पे आपको पोयम का नाम नहीं दिया जाएगा, ये मैंने दे रखा था आपकी सहूलियत के लिए, आप सबको समझा सकूं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाट इज द पोएट मीन बाय इनएक्टिविटी। तो इनएक्टिविटी का यहाँ पे पोएट का क्या मीनिंग है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, निष्क्रियता जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे क्या मतलब है इसका? उसका मतलब ये है कि एक सेकेंड, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है, द पोएट सजेस्ट अ काल्म पीसफुल मूवमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, इट शुड बी टोटली केयरफ्री। यानी कि ये हमें शांति प्राप्त करने के लिए और हमारा आत्मनिरीक्षण करने के लिए हमें शांति सुझाव देने का कार्य करता है, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, हाउ इज इनएक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम डेथ, यानी कि एक होती है इनएक्टिविटी, एक होती है डेथ। तो इनएक्टिविटी क्या है? ये एक मूवमेंट होता है पीस का, ठीक है, आपकी जीवित रहते हुए आपकी लाइफ में। बट जो डेथ होती है ये एंड ऑफ लाइफ को दर्शाता है, यानी कि जीवन के एक क्षण का रुक जाना इनएक्टिविटी है, लेकिन जीवन का ही रुक जाना ये डेथ होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एमसीक्यू में व्हाई डज द पोएट आस्क पीपल नॉट टू स्पीक, बिकॉज, यानी कि पोएट ने पीपल जो लोग हैं उनसे आग्रह क्यों किया है कि वो कम बोले, बिकॉज ऑफ दैट, ज्यादा बोलने से क्या होता है, बैरियर्स खड़े हो जाते हैं, इट क्रिएट्स बैरियर्स और ऑब्स्टैकल्स इन द फॉर्म ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग पीपल, वो हमारे बीच दीवार खड़ी कर देता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स की, इसलिए हमें कम बोलना चाहिए, बोलना ही नीचे ज्यादातर। ठीक है ना? व्हाट इज द राइमिंग सिंस यूज्ड इन द पोएम। तो यहाँ पे राइमिंग जो छंद है, री छंद, वो कौन सा उपयोग किया गया है? रिवर्स उपयोग किया गया है। कौन सा? रिवर्स। ठीक है, फिफ्थ क्या है? व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट टीचर्स। तो जो हमारी पोएम है कीपिंग क्वाइट, ये हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है टू बी पीसफुल, शांत रहना सीखो, थॉटफुल, अच्छी सोच वाले बनो, हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड, अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छी भावना रखो, भाई वाली भावना रखो। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन क्या है? हाउ विल साइलेंस बेनिफिट द मैन एंड नेचर। मैन विल, यानी कि जो शांति है वो हमारे लिए कैसे अच्छी है और नेचर के लिए कैसे अच्छी है। तो ये है स्टॉप हर्टिंग नेचर एंड बोथ विल बी हील देमसेल्फ, यानी कि जब आप नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली खुद भी अच्छे रहेंगे, नेचर भी अच्छा रहेगा, ये चीज यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरे पेपर वाला पार्ट नंबर ए है, एक्सट्रैक्ट ए, समझ में आ गया। अब एक्सट्रैक्ट सेकंड की बात करते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं चाहें तो। ठीक है, कि लिखा हुआ है नो वन इन कंट्री मनी, नो वन इन कंट्री मनी, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्वेस्ट लिफ्ट ऑफ स्प्राइट हैज नेवर बीन फाउंड, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at once stroke out of their pain. And the next day, as I come back into the shape, I wonder how I should like you come to me and offer to put me gently out of my pain. ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे जो रोड साइड आपकी स्टैंड वाली किताब है, यहाँ पे देश के बारे में, लोगों के बारे में, उनके दर्द के बारे में, ठीक है, और कुछ राहगीरों के बारे में यहाँ पे बात बताई गई है। ठीक है, मेनली हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि हु इज रेफर्ड टू एज बीस्ट ऑफ प्रे एंड वाई, यानी कि जो राजनीतिक जो राक्षस टाइप में यहाँ पे किसे बताया गया, तो उसे वो बताया गया पॉलिटिशियंस को। पॉलिटिशियंस सिटिंग इन दी पावर, जो पावर में राजनीतिक बैठे हैं और जो अपोजिशन में भी हैं, ये सभी क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, रूरल पुअर की कंडीशन को ध्यान में नहीं रखते। ठीक है, व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फोल्क हु हैड पुट द रोड साइड स्टैंड, यानी कि राहगीर जो हुआ करते थे शहर के, वो जब इसके आसपास से निकला करते थे तो वो क्या देखते थे? उन बेसिकली, हाँ क्या था? इट इज दैट द रूरल फॉल्स प्लेड पैथेटिकली फॉर सम कस्टमर्स टू स्टॉप बाय
एंड बाय सम ऑफ देयर गुड्स, यानी कि वो ऐसा इसलिए किया था ताकि लोग वहां पे रुकें और उनके सामान को खरीदें, इसलिए। ठीक है, उसके बाद द कंट्री मनी कॉन्टेक्चुअली हर हेयर रेफर्स टू, जो कंट्री मनी ये क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है मैं मर्ज इनकम अर्न बाय द कंट्री साइड पीपल, यानी कि ये जो तीसरा पार्ट है हमारा, ये क्या कहता है, ये कहता है कि ग्रामीण इलाकों के द्वारा जो पैसा एकत्र किया था वो बहुत कम है, ये कंट्री मनी का प्रासंगिक है, यानी कि कंट्री मनी के लिए सही नहीं है बात। ठीक है, ये दर्शाता है। उसके बाद पिक द ऑप्शन दैट मेंशंस एलिमेंट्स जस्टिफाइंग मॉनेटरी एस्पेक्ट्स एज द रिक्वेस्ट लिफ्ट ऑफ स्प्रिट, मतलब ये है कि अगर आपको अपना आत्मविश्वास में वृद्धि करनी है, ठीक है, और कुछ विकास टाइप में करना है उस तरीके से, तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वालिटी होनी चाहिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की, सेल्फ स्टीम की एंड फेम की। फेम का मतलब होता है बच्चों यश, अपने आप को दिखा पाना, ये सारी चीजें। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे पहला तीसरा ठीक है, यानी कि मेरे अंदर आत्मविश्वास होगा, स्वाभिमान होगा, यश होगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, पांचवा क्या है, what do the urban rich feel about the S and N signs that have been painted wrong? तो वो जो S और N साइन था, इसको देख के वो जो रिच फील लोग हुआ करते थे अर्बन्स के, यानी शहरों के, उन्हें क्या फील होता था, सिंपथेटिक, यानी कि वो एक तरीके से काफी ज्यादा अपने आप को क्या मानते थे, कि क्या व्यवहार रखते थे, सहानुभूति वाला। द पासर्स वाई फाइंड द साइन आर्टिकल्स बट द लैंडस्केप, यानी कि जो राहगीर वहां से निकलते थे उन्हें आर्टिकल्स तो देखे बट लैंडस्केप कैसा था, यानी कि वो जो दिखा हुआ था वो लैंडस्केप कैसा था, वो सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक था। ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, तो आपका पोएम वाला रोड साइड स्टैंड का ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो टोटल 5 पोएम आ ही रही हैं और टोटल 2 पोएम तो मैंने आपको करवाई दी, सिंपल सा है ना। अब बारी आती है हमारे जो हमारा पहला वाला ये सैंपल पेपर है और ये हमारा दूसरा वाला है। तो पहले वाले सैंपल पेपर की हम बात करेंगे जो आज हमारा नया आया। ठीक है, 8.1 की हम बात करेंगे, पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से कि एक सेकंड पहले अच्छे से इसको निकाल देते हैं। हाँ देखिए, लिखा हुआ है द मैन मोइंड विद द पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन, यानी कि वह आदमी बेहोशी की हालत में दर्द के कारण करा रहा था, वो उठ नहीं पा रहा था। The best thing that we could do would be the put him back into the sea, सदाव said answering himself, यानी कि सदाव ने खुद को ये जवाब देते हुए ये कहा कि हम जो सब अच्छा काम कर सकते हैं वो ये है कि हम उसे वापस से समुद्र में डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा वो अपने आप से बात कर। Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands, यानी कि अब जबकि खून बहना एक पल के लिए रुक गया था, तो वह उठ खड़ा हुआ और अपने हाथों से रेत झाड़ने लगा। कौन, जो वो बंदी था बेसिकली। ठीक है, यस अनडाउटली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सेड स्टीडली बट शी कंटिन्यूड टू शेयर डाउन एट द मर्चनेट्स मैन, यानी कि सदा बेसिकली हाँ निसंदेह ये अच्छा होगा, हाना ने दृढ़ता से कहा, लेकिन गतिहीन आदमी जो चल नहीं पा रहा था, जो मिट्टी झाड़ रहा था, उसको देखते हुए वो मिट्टी झाड़ रहे थे, उसको घूर रही थी हाना। ठीक है, इफ वुड सेटल्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर ही वुड सर्टनली डाई, सदाव सेड। देखिए, सदाव ये कहता है कि अगर हमने इस व्यक्ति को गोरे के हाथों में दे दिया तो ये पक्का उसे मार देंगे। ठीक है, अगर नहीं दिया तो हमें कैदी बना देंगे, मतलब ये मरेगा या तो इसकी वजह से हम मारे जाएंगे, हम जेल में जाएंगे। ठीक है, द काइंडेस्ट थिंग would be would be to put him back into sea, Hannah said, but either of them moved. They were staring with the curious repulsion upon the inner thought, मतलब यहाँ पे बेसिकली जो सदाव था, ठीक है, सॉरी हाना जो थी, हाना ने कहा कि सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी कि हम इसे वापस से समुद्र में डाल दें, लेकिन इन दोनों में से कोई हम कर तो पाएंगे नहीं इसे, इसलिए काम करते हैं हम यहीं पे खड़े ही रहते, एक तरीके से इस बंदे को घूरते रहते, क्या करना है क्या नहीं करना है आगे सोचेंगे, ये यहाँ पे चलता रहता था। ठीक है, तो ये समझ में आया। क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला था मैं आपको वर्ड टू वर्ड अच्छे तरीके से समझाऊंगा, इसीलिए जितना हो सके अभी के अभी वीडियो को लाइक करो दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इससे जुड़ सके। ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बढ़िया वाली। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट एनी वन रीजन फॉर व्हाई वाज डॉक्टर सदाव नॉट सेंट विद द ट्रॉप्स, यानी कि उसने उस बंदे को
वो जो पुलिस अधिकारी है उसको क्यों नहीं सौंपा? बिकॉज ऑफ दैट द जनरल थॉट, एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग मैं आपको हिंदी में थोड़ा सा गलत बता दिया। बेसिकली क्या है कि राइट एनी वन रीजन फॉर व्हाई, यानी कि क्यों डॉक्टर सदाव को नहीं भेजा गया फौज के लिए, ठीक है, फौज में जाने के लिए, फौज में सेवा करने के लिए। बिकॉज ऑफ दैट the general thought that Dr. Sadao indispensable to his life and can save anyone as he very skilled, यानी कि अगर किसी की जान बचानी है यहाँ पर रहते हुए तो वो कौन कर सकता है? केवल और केवल डॉक्टर सदाव को सकता है। ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद दूसरा क्या है? पिक द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब सदाव एंड हन्ना इन द पैसेज। तो पैसेज के अकॉर्डिंग हन्ना और डॉक्टर सदाव कैसे हैं? तो जो सदाव है ये बहुत ही डेयरिंग बंदा है और हन्ना प्रूडियंट है, यानी कि हन्ना जो है वो एक ऐसी महिला है जो विवेक की बात करती है और सदाव जो है वो साहस की बात करता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है पिक द आइडियम दैट द बेस्ट डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच सदाव एंड हन्ना वर इन। मतलब उस मुहावरे को चुनिए जिस स्थिति में सबसे अच्छा ये वर्णन करता है जो जिसमें सदा और हन्ना थे, यानी कि ये एक ऐसा मुहावरा होना चाहिए जिसमें गर्म पानी होना, कुछ ऐसा हो, ठीक है ना। तो टू बी इन हॉट वाटर ये सही है, क्योंकि हॉट वाटर यानी टू बी का मतलब क्या हो गया? डॉक्टर और हन्ना भी इसी वाटर में थे। कैसे? क्योंकि अगर वो जो बंदी था दूसरे देश का बंदा, उसको सौंप देते हैं उसको, तो भी इनके लिए दिक्कत है क्योंकि वो मर जाएगा। सौंपते नहीं है तो इनको पकड़ के ले जाएंगे, दोनों दिक्कत थी ना, तो गर्म पानी में उबाल देते एक तरीके से, यही चीज है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह दी गई है। स्टेटमेंट क्या है कि सदाव एंड हन्ना केयर्ड अबाउट द सोल्जर बट वरीड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग कंसिडरेट, यानी कि वो उस सोल्जर की केयर तो कर रहे थे लेकिन दोनों ही इस बात से बहुत ही ज्यादा चिंता थे कि इसके क्या परिणाम होंगे। उसके बाद स्टेटमेंट 2 क्या है? सदाव एंड हन्ना वांटेड टू श्रिंक देयर रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ लुकिंग आफ्टर एन इंजर्ड सोल्जर हु कुड बी एन अमेरिकन। कि सदाव और हन्ना एक घायल सैनिक को देखकर अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते थे जो कि एक अमेरिकी हो सकता था। तो मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि हमारा कथन तो सही है कि वो चाहते थे, मतलब उन्होंने मदद तो की थी और वो चाहते थे उसकी मदद करना, मदद की थी, लेकिन वो उसके लिए चिंतित थे। तो हमारा स्टेटमेंट 1 तो राइट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी, डॉक्टर वाले रिस्पांसिबिलिटी से दूर चले गए, उन्होंने उसकी मदद नहीं की एक तरीके से। ठीक है, और क्योंकि वो अमेरिकन हो सकता था इसलिए, तो ये गलत है, उन्होंने मदद की थी। मतलब क्या है? मतलब ये स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके, दैट इज योर क्वेश्चन। ओके, नाउ ये आपका हमारा जो 8.1 का ए वाला पार्ट था कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं 8 बी वाले पार्ट। तो लिखेंगे इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स एट midnight when the town slept in peace. The Diwan and his aged wife dragged the tiger into the car and show into the seat. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car. The Diwan was thoroughly exhausted in the efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. मतलब देखो सिंपल सा यहाँ पे ये बताया गया है कि सभी बाघों के लिए ये एक उत्सव का समय था। तकरीबन जब आधी रात का समय हो रहा था उस समय सारा शहर जो था वो चैन की नींद में सो रहा था। दीवान और उसकी बूढ़ी पत्नी जो थी ये बाघ को कार में रखकर खींच लाए और सीट पर धकेल लिया। ठीक है, दीवान जो था वो स्वयं कार को सीधे जंगल में ले गया ताकि जहाँ पे महाराजा आए उस बूढ़े शेर का शिकार कर सके। जब वे जंगल पहुंचे तो बाघ ने अपना भागना शुरू किया। बुढ़ा था तो भाग नहीं पाया ज्यादा, तो फिर मारा उसने, लेकिन वो मार नहीं पाया था। बस यही बातें हो गई। ठीक है, उसके बाद में अब देखो शेर बूढ़ा था तो उसको धकेलने में और जंगल तक पूरा पहुंचाने में दीवान बहुत ज्यादा थक गया था। बस वही बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? हाउ वाज टाइगर किंग ब्राउट अप, यानी कि वो कैसे उसका लालन पालन हुआ, वो कैसे बड़ा हुआ एक तरीके से। ठीक है, एज ए चाइल्ड द टाइगर किंग वाज ब्राउट अप बाय इंग्लिश नैनी एंड टॉट इन इंग्लिश बाय इंग्लिशमैन, यानी कि एक इंग्लिश दाई माँ ने उसका लालन पालन पोषण किया था और उसे इंग्लिशमैन की तरह पाला गया था। He was given the milk of English cow. अंग्रेजी जो गाय होती है उसका दूध इसे दिया जाता था। He watched only English movie, उसे इंग्लिश मूवीज ही दिखाई जाती थी, इसीलिए वो बाघों को मारने से कतराता नहीं था। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन, द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल टाइगर्स, यानी कि वो कहता है कि ये उनके अभी उत्सव का समय है, तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है सार्कास्टिक। क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है सार्कास्टिक। का क्या मतलब होता है, व्यंग्य को दर्शाता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, पिक द ऑप्शन दैट यूज टू द सेम फिगर ऑफ स्पीच इन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, यानी कि जो शहर है वो सोया हुआ है शांति से, तो इसमें कौन सा अलंकार जो है उस बारे में सही उपयोग आपके सामने यहाँ पे आता है, कौन सा आएगा। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से भी समझ में आएगा तो ये आएगा बच्चों कि माई अलार्म क्लॉक येल्स एट ऑल मी एवरी मॉर्निंग अंटिल आई गेट आउट ऑफ बेड, यानी कि मेरी जो अलार्म घड़ी है ना, ऐसी घड़ी है, ऐसी घड़ी है, ऐसी मालूम सुबह तब तक चिल्लाती रहेगी जब तक मैं बिस्तर से बाहर ही नहीं निकल जाता। ठीक है। तभी यह है कि शांति से सोया शहर, इसमें ये अलंकार है यहाँ पे। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि व्हाट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द प्रिंस इन रिवील्ड व्हेन ही अटर्स द वर्ड्स लेट टाइगर्स बिवेयर, यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब राजकुमार ये कहता है टाइगरों सावधान हो जाओ, तो इसमें कौन सी उसकी चरित्रता यहाँ पे समझ में आती है। तो देखिए कई बच्चे इस बात को लेके बोलते हैं कि सर ये एरोगेंस होना चाहिए इसका, लेकिन एरोगेंस का मतलब क्या होता है, अहंकारी। ठीक है। लेकिन उसे अहंकार से ज्यादा उसके लिए शब्द अच्छा रहेगा, वो रहेगा उसकी विल पावर का। विल पावर का क्यों, क्योंकि उसने ठान लिया था, उसने निश्चय कर लिया था, दृढ़ निश्चय कि मैं 100 टाइगर को मार कर ही रहूंगा। तो ये उसका अहंकार से बढ़ के उसकी विल पावर है। ठीक है। कि उसने ठान ही लिया तो मैं करूंगा ही करूंगा। अहंकार अलग बात हो जाती है कि सिर्फ मैं ही कर पाऊंगा, ये अहंकार हो जाता है। तो आपने सुना है ना कि चिंता और चिता में सिर्फ बिंदु का फर्क होता है, एक रियलिटी यही है। ठीक है। तो आपके ये जो सेकंड बुक थी उससे हमारा ये 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 9वें को ये हमारा जो पहला पेपर है 9वां निकाल के रख दिया। अब 8वें को हम देख लेते हैं दूसरे वाले पेपर में। ठीक है। यहाँ पे मिस्टर लैम और डेरी के बारे में यहाँ पे बातें चल रही हैं जो मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में। आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिए। ठीक है। मिस्टर लैम डेरी, फिर मिस्टर लैम डेरी, मिस्टर लैम डेरी, मिस्टर लैम डेरी, मिस्टर लैम डेरी ये इस तरीके से। ठीक है। आप इसे पढ़ लेना। बाकी का एक काम करते हैं, जब समझा ही रहे तो 2 मिनट लेके समझा भी देते हैं ये वाला भी, है ना। क्यों सर जी, थोड़ा मतलब सही से समझ में आ जाएगा आपको, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। हाँ, मिस्टर लैम, तो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, यानी कि मिस्टर लैम कहते हैं तो फिर तुम आप तो कुछ भी सुनते हो उस पर विश्वास कर लेते हो। डैडी, इट वाज कल, हाँ एक तरीके से हो सकता है थोड़ा बहुत क्रूड टाइप है। मिस्टर लैम कहते हैं मे बी नॉट मीन एज सच जस्ट समथिंग सैड बिटवीन देम, मतलब यहाँ पे जो लैम है वो ये कहते हैं शायद ऐसा नहीं है कि बस उनके बीच में कुछ कहा सुनी हो सकती है, ऐसा कुछ है। ठीक है। डैडी, ओनली आई हियर्ड इट हियर, ओनली आई हियर्ड इट आई हियर्ड, यानी कि केवल मैंने इसे सुना और मैंने इसे समझ लिया। ठीक है। मिस्टर लैम, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हियर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, यानी कि जो क्या तुमने जो अभी सुना है वो इससे पहले किसी और से कहते हुए सुना था। डैडी, ओ नो, आई हैव हियर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, अरे नहीं मैंने तो बहुत सारी बातें सुनी है इससे पहले। लैम कहते हैं सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट, यानी कि अब तुम अपने कान बंद रखो। डैडी, यू आर पेकुलर, है, अरे तुम तो अजीब गरीब बात करते हो यार। क्या कि यू से पेकुलर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चन आई डोंट अंडरस्टैंड, यानी कि तुम तो अजीब गरीब बात करते हो, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो जो समझ में नहीं आ रहा। कौन कह रहा है ये, डैडी कह रहा है लैम से। फिर मिस्टर लैम कहते हैं आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना अच्छा लगता है, हैव कंपनी, ताकि कंपनी मिले, डज नॉट मैटर कि तुम आंसर देते हो या नहीं देते हो। ठीक है। तुम्हें आंसर देने की जरूरत नहीं है, गेट खुला है तुम जा सकते हो, ऐसी कुछ बात है। ठीक है। तो मिस्टर डेरी और लैम के बारे में ये बातें हो रही हैं। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। वाई डिड डेरी अवॉइड द पीपल, तो डेरी क्यों अवॉइड करता था पीपल को, बिकॉज ऑफ दैट ही वांट टू बिकम रिलैक्सिव एंड इंट्रोवर्ट, यानी कि वो अकेला रहना चाहता था और रिलैक्सिव रहना चाहता था। बिकॉज ऑफ दैट many of the people in this society are thinking about their CWSN जो डिसेबिलिटी है उसके बारे में। ठीक है। जो भी इसकी डेयरी की डिसेबिलिटी थी उसके बारे में सोचते हैं इसीलिए। ठीक है। हाउ डज मिस्टर लैम इन्फ्लुएंस डेयरी, तो मिस्टर लैम ने डेयरी सॉरी हाँ मिस्टर हाउ डज मिस्टर लैम इन्फ्लुएंस डेयरी, मिस्टर लैम ने डेयरी को कैसे इन्फ्लुएंस किया, कैसे उसे मोटिवेट किया। टेल्स, जो लैम था, लैम टेल्स दैट इज ओल्ड एंड हैज टिन लैग, यानी कि उसकी लैम जो वो ये कहता है देखो डैडी
मेरे पास, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मेरे पास एक ऐसी लोहे की टांग है जैसे मेरी एक्चुअल में है नहीं, फौज में मेरी कट चुकी थी, ठीक है। चिल्ड्रन टीजन हिम कॉलिंग लैम्बी लैम, यानी कि और लोग मुझे, जो बच्चे हैं बेसिकली, वो मुझे लैम्बी लैम कह के चिढ़ाते हैं, बट स्टिल दे कम टू गार्डन, लेकिन फिर भी मेरे गार्डन में आते हैं खेलने के लिए। दे आर अफेयर्ड फॉर हिम, वो मुझसे डरते नहीं है। ही इज नॉट अफेयर्ड ऑफ देम, यानी कि मैं भी उससे नहीं डरता, वो भी उससे नहीं डरते, ठीक है। ही इज नेवर बॉदर्ड अबाउट हिज ओल्ड एज और टिन लेग्स एज लाइफ हैज मैनी मोर थिंग्स ऑफ हर, यानी कि मैं नहीं डरता इस बात से, ठीक है। मुझे जो दिया है उससे अलावा और भी बहुत सारी चीजें इस जिंदगी में, केवल ये पैर ही थोड़े हैं लोहे वाला, और भी बहुत सारी चीजें मैं उनमें खुश रह लेता हूँ। तुम्हें भी ऐसी चीजें करनी चाहिए, ठीक है, डरना नहीं चाहिए समाज से, ये कहा है। ओके, अब आइए यहाँ पे समझते हैं। मिस्टर लैम बिलीव्ड दैट डैरी वांटेड टू टर्न बैक बिकॉज ऑफ द, यानी कि मिस्टर लैम जो था वो ये विश्वास करते थे कि डैरी जो है वो पीछे मुड़कर देखेगा, बिकॉज ऑफ दैट ही वाज अफेयर्ड फ्रॉम लैम, यानी कि डैरी पीछे मुड़कर देखेगा, ऐसा लैम को क्यों लगता था, क्योंकि शायद डैरी लैम से डरता है इसीलिए, ठीक है। वाई डिड नॉट मिस्टर लैम फील हर्ट बाय चिल्ड्रंस कमेंट्स, बिकॉज, यानी कि जो मिस्टर लैम था वो चिल्ड्रंस के कमेंट्स से क्यों नहीं डरता था, बिकॉज ऑफ दैट दैट इज थॉट दैट इज स्वीट सिम, यानी कि उसे पता था कि ये तो उसकी सच्चाई है और सच्चाई को स्वीकार करना एक अच्छी व्यक्ति की पहचान भी होती है, बस ये बात है यहाँ पे, ठीक है। आ गया समझ। अब ये तो हो गया आपका ऑन द फेस ऑफ इट के बारे में। अब आती है हमारी अगली वाली, जो कि है 8 पॉइंट बी। अब ये है बेसिकली आर्कटिक अंटार्कटिक फेसेस के बारे में, जो कि जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ के बारे में। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी इसे समझा भी चुका हूँ एक बार, ठीक है। काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, और भी ज्यादा मैं आपको समझाऊंगा फिर, है ना। इसीलिए आप इसे पढ़ना कि माई अंटार्कटिका एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एफिशिएंस बट द बेस्ट ऑकवर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिका सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ। The Sokishki had managed to wedge herself into thick white stretch of the ice between the peninsula. The tadpole island was preventing us from going any further. The captain decided whether going the turn around head back north, but before did, we were all instructed to climb down the Ganga, ये क्या गैंगप्लैंक, हाँ गैंगप्लैंक एंड वॉक ऑन दी ओशियन, ठीक है। यानी कि वो जब वहां पे जाती है अंटार्कटिका में, उसके एक्सपीरियंस को यहाँ पे बताती है, तो वही चीजें यहाँ पे आई हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, आइए एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि व्हाट रिवेलेशन डिड द ऑथर हैव ऑन द ट्रिप ऑफ अंटार्कटिका। जब वो अंटार्कटिका की ट्रिप पे जाती है तो उसे किस सच्चाई का पता चलता है, किस रहस्य का पता चलता है, उसे पता चलता है कि द ब्यूटी ऑफ बैलेंस, यानी कि सुंदरता को कैसे बैलेंस किया जाना है। द ब्यूटी ऑफ द बैलेंस इन आवर प्लेनेट एंड रियलाइज दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज इंटर, यानी कि वो हमारी दुनिया की सुंदरता को देखती है और ये देखती है कि हम जो भी करते हैं उसका कहीं ना कुछ लिंक जो है वो होता ही है, और हमारी धरती के हर एक कार्य उससे जो है वो इंटरकनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या है, फाइटोप्लैंक्टन एक तरीके का अनसेक्युलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि कहाँ रहता है, साउथ ओशियन में, जो कि काई खाता है, हरी वाली जो होती है ना उसी को खाता है, ठीक है। यही इसकी इंपॉर्टेंस है। व्हाई हैज ऑथर कॉल्ड हर जर्नी एज जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि उसके लिए ये जो यात्रा थी वो पृथ्वी के अंत तक की यात्रा थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बिकॉज ऑफ दैट द राइटर हैज क्रॉसेस 9 टाइम्स, उसे 9 जोन पार करने पड़े थे, 6 चेक पॉइंट पार करने पड़े थे, 3 वाटर एंड बॉडीज पार करनी पड़ी थी, मैनी कॉस्फियर्स टू रीच, बहुत सारे वातावरण से उसे गुजरना पड़ा था, दैट इज व्हाई ही कॉल्ड, ओके। What is the climate in the Antarctica? That is coldest, बहुत ही शुष्क, that is driest, बहुत ही ठंडा, coldest होता है ठंडा, driest शुष्क होता है। एरी यानी कि बहुत ही हम कह सकते हैं एरी को क्या बोलते हैं, हवादार बेसिकली, जहाँ पे तेज हवा चलती हो, सरद हवा है, ठीक है ना। तो डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, फोर्थ का डी वाला, ठीक है। आधा समझ अच्छे तरीके से। अराउंड हमारा कितना 34 मिनट हो चुके हैं, बट डोंट वरी, आपकी तैयारी बढ़िया होगी, टेंशन मत लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरे पेपर का जो है इसको 9th वाले को निकाल के रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले इस वाले को देखिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका ये वाला पार्ट है ना, इसे मैं रियली में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब तो मैं आपको सीधा सीधा जो इसके क्वेश्चन आंसर बताऊँ, ठीक है, आप इसे पढ़ना। वैसे ये जो दिया हुआ है, एक सेकेंड इसे पढ़ते हैं किसके बारे में है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, आप समझ गए होंगे किसके बारे में है ये, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे। क्वेश्चन है
She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. This implies that, मतलब क्या, ये थोड़ा सा ना एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वर्षों के, ठीक है ना, वर्षों के दिमाग शून्य करने वाले परिश्रम ने सभी पहल और सपनों की क्षमता को मार डाला है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है थॉट शी इज मैरिड, हर आइज आर डिवाइड ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि काम की नीरसता जो है उसकी स्थिति करने की इच्छा को नष्ट कर दिया उसने। ठीक है, एक सेकंड, ये मैंने आपको कौन से नीचे वाला बता दिया। देखिए थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ कि सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर ब्रेस्ट, मतलब ये है कि उसकी कलाई में अभी भी चूड़ियां हैं, ठीक है, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है थॉट ही शी इज मैरिड, मतलब कि वो शादीशुदा है। हर आइज आर डिवोटेड ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि अब उसकी जो आइस है उसके माध्यम से उसकी खुशी का पता चलता है, लेकिन अब उसकी आंखों में खुशी नहीं है शादी के बाद। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, years of mind numbing toil have killed an initiative and the ability of dream, they shown that, मतलब कि वर्षों से ये जो दिमाग की शून्य करने वाली परिश्रम है, इसने लोगों के सपने देखने की क्षमता, उसको बाहर निकलने की जो क्षमता है, इसको खत्म ही कर दिया है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है द ट्रेजिडी, एक सेकेंड, कैसे कैसे शब्द आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, द ट्रेजिडी ऑफ द वर्क हैज डिस्ट्रॉयड देयर विलिंगनेस टू इंप्रूव देयर लॉट, मतलब काम ना करने की जो इनकी स्थिति है, ठीक है ना, वो क्या है, काम पहले इनको मिलता नहीं था, अब जब मिला तो कम पैसे में मिला, अब इसलिए अगर छोड़ देंगे तो दोबारा मिलेगा नहीं, तो इसी वजह से वो कम पैसे में ज्यादा काम करने के लिए राजी हो जाते हैं और इसी वजह से वो अपने सपनों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे, he has a roof over his head, this tone is of author is, मतलब क्या है कि उसके सिर पर छत है। इसका लहजा क्या दर्शाता है? लेखक के बारे में। तो लहजा क्या दर्शाता है? लहजा दर्शाता है ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि आशावादी लहजा है इसका। किसका? कवि का, कि इसके छत के, उसके सर के ऊपर छत तो है कम से कम। ठीक है, आशावादी है। Choose the term which best matches the statement. The young man echo of the lament of their elders. यानी कि आपको वह शब्द चुनना है जो सही मेल खाता हो किसके संबंध में? युवा पुरुष अपने बड़ों के विलाप का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है रिट्रेशन। क्या है? रिट्रीटेशन। क्या है? रीइटरेटेशन, ये दर्शाता है, यानी कि जो उनके माता पिता, उनके दादा दादी करते हैं वो भी यही करते हैं, ये दर्शाता है। ठीक है, वट मेक्स द सिटी ऑफ रोजाबाद फेमस, दैट इज वन थिंग हब ऑफ बेंगल, यानी कि चूड़ियों का बहुत बड़ा संग्रह। एवरी सेकेंड फैमिली इज इंगेज्ड इन द बेंगल मेकिंग, यानी कि हर एक सेकेंड हर एक नई फैमिली इसमें जुड़ रही है। बेंगल्स आर सप्लाई टू एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, हर गली मोहल्ले में, कोने कोने तक, बड़े बड़े से छोटे छोटे गांव, शहर, एरिया, स्टेट तक चूड़ियां चलती हैं। ठीक है, कांच की, लाख की चूड़ियां। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटर फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन इन सीमापुरी? ठीक है, तो क्या क्या होता है? गार्बेज इज गोल्ड फॉर एल्डर्स। क्या क्या है? गार्बेज इज गोल्ड फॉर एल्डर्स। पहले तो आप ये समझो मतलब क्या था क्वेश्चन का, कई बार मैं मतलब भी नहीं समझा तो आगे बढ़ जाता हूँ। देखो, सीमापुरी में जो बच्चे हैं और जो बड़े लोग हैं, इनके लिए लिटर का क्या मतलब? लिटर, लिटर, तो लिटर क्या है? गार्बेज इज अ गोल्ड फॉर एडल्ट्स, एल्डर्स, बट इन देयर लाइवलीहुड, जब वो जीते हैं, a roof over their heads, उनके जीवन, उनके छत पर, सॉरी, उनके सर पर छत है। even if it leaks, but for kids it's a thing of wrapped in wonder, यानी कि देखो, जो लोग बड़े हैं, वो जो घर में रहते हैं, उनके लिए क्या है? ये कपड़ा है, ठीक है, लेकिन जो लोग यहाँ नॉर्मली हैं, उनके लिए ये कूड़ा क्या है? सोना है, उनकी रोजी रोटी है। ठीक है, इसकी वजह से उनके घर पर छत है, ये चीजें हैं। ठीक है ना, ये एक तरीके से बच्चों के लिए आपस में और उसके रैपर में लिपटी हुई कोई आश्चर्य की चीज होती है बेसिकली। ठीक है, आ गया समझ? चलिए, अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा नौवे का पार्ट नंबर ए, साहिब आलम वाला। ठीक है, अब आता है हमारा नौवे का पार्ट नंबर बी वाला पार्ट। ठीक है, अब बी वाले पार्ट को भी आप इजिली यहाँ से समझ सकते हैं, जो कि इसके बारे में दिया गया है। ये दिया गया है एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। देखते हैं क्या है ये। हाँ, सुबु,
सुब्बू के बारे में, ठीक है ना। तो चैप्टर आप इजीली समझ गए कौन सा चैप्टर है ये। ओके, क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द पैरा डिफीटेड शोन द सुब्बू, यानी कि ये जो पैरा आपको ऊपर दिया गया है इसके माध्यम से डिफ्ली इटेस्ट शोन दैट, यानी कि क्या दर्शाता है, कौन क्या दर्शाता है कि ये जो मुहावरा है चतुराई से उकेरना, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है सुब्बू वाज स्किलफुल इन क्रिएटिंग द कैरेक्टर्स, यानी कि वो स्किलफुल है इस मामले में जो कैरेक्टर्स है उसको क्रिएट करने में, ठीक है ना। कैरेक्टर्स को क्रिएट करने में कभी भी कोई सा भी जो कैरेक्टर वो अपने आप में ढाल सकता है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सुब्बू, सुब्बू के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है his literacy accomplishment stole the limelight from his films, यानी कि उसकी जो साहित्यिक उपलब्धि है किसकी, सुब्बू की, वो उनकी फिल्मों की सुर्खियां बटोर रही हैं, ये बात यहाँ पे, ठीक है। एंड थर्ड, द वर्ड स्प्राउलिंग हैज बीन कैच्ड विद द वर्ड नोवेल, पिक द ऑप्शन दैट व्हिच इज द वर्ड स्पेलिंग कैन नॉट बी यूज्ड, मतलब कि क्या दर्शाना है, उपन्यास शब्द के साथ में विस्तार शब्द का उपयोग हुआ है, तो ऐसे में वो विकल्प चुनना है जो फैलाने के शब्द में उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आप एक चीज देखेंगे कि मेट्रोपोलिसिस, यानी कि सिंपल सी बात है महानगर, आप बिल्कुल ठीक है, हैंडराइटिंग के मामले में आप कर सकते हैं, कैंपस के मामले में कर सकते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट एक चित्र के माध्यम से आप जो है वो फैलाव यानी कि स्पेलिंग नहीं कर सकते, मतलब क्या होगा, मतलब हमारा सी वाला राइट हो जाएगा, पोर्ट्रेट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि पिक द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब सुब्बू अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, तो एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सुब्बू का बिहेवियर कैसा होता है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले हमारे सामने ऑप्शन दिया हुआ है विनोवेलेंट, क्या होता है वो, बेनिवोलेंट होता है, एंड अकॉम्प्लिशमेंट होता है, कैसा, अकॉम्प्लिश्ड होता है, एंड जेनरियस होता है, मतलब क्या है, मतलब सबसे पहला होता है वो एक तरीके से परोपकारी बंदा, ठीक है, सिद्ध होता है, उदार का होता है, अच्छे से लोगों के साथ व्यवहार वगैरह करता है, ऐसा बंदा होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे ये तो हमारा हो ही गया मेनली, उसके बाद में कोर्स की अगर हम बात करें और भी आ जाते हैं कि हु वाज सुब्बूस प्रिंसिपल, तो सुब्बू का प्रिंसिपल कौन था, दैट इज मिस्टर एस एस वाशन, कौन है, मिस्टर एस एस वाशन है, द ऑनर ऑफ द जिमनी स्टूडियो, जो कि कौन है, जिमनी स्टूडियो का ऑनर है, वाज द प्रिंसिपल ऑफ सुब्बू, जिमनी स्टूडियो का जो ऑनर है वही प्रिंसिपल है सुब्बू का, ठीक है। व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू, यानी कि वो जो भगवान है उस संबंध में यहाँ पे ये कहा जाता है कि, एक सेकेंड, हाँ, द गॉड दैट फेल, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है, इट रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ 6 इजीज बाय एनिमेट मैन ऑफ लेटर्स, इट वाज हिज जर्नी टू एंटर कम्युनिज्म एंड हिज डिसोल्यूशन लेटर, मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये संदर्भित करता है, ये जो द गॉड दैट फेल है कि यह पत्रों के 6 प्रतिष्ठित पुरुषों के द्वारा 6 निबंधों के संग्रह को दर्शाता है, ठीक है, 6 पत्रों के द्वारा 6 जो प्रतिष्ठित पुरुष हैं उनके द्वारा 6 निबंधों का संग्रह, ठीक है, यह साम्यवाद में प्रवेश करने की यात्रा तक को, उनकी निराशा तक को दर्शाती है, ठीक है। अब नौवा कंप्लीट होगा, अब हमारा आएगा 10वां वाला पार्ट। ओके, अब यहाँ पे भी हमारा नौवा हम देख लेते हैं, आप चाहें तो इस नौवे वाले को पढ़ सकते हैं जो कि लिया गया बच्चों इंडिगो वाले से, ठीक है। तो इंडिगो वाले से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल से सीधा सीधा आपको बताता चलूंगा। क्वेश्चन क्या है सबसे पहला कि व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ शेयरक्रॉपर्स ऑफ इन चंपारण, तो सबसे बड़ी क्या वहां पे बेसिकली प्रॉब्लम थी, दैट इज क्रॉप वाज इंडिगो, यानी कि इंडिगो की खेती करना, जिसमें लैंड लॉर्ड जो थे वो ये कहते थे, द लैंड लॉर्ड फोर्स्ड ऑल टीनेट्स, यानी कि जो किसान है उन्हें ये कहते थे कि जो आप खेती करोगे उसमें 15% का जो प्लांट्स है वो इंडिगो का करो, और वो सारे का सारा इंडिगो एज ए एक किराया, ठीक है, एज ए एक कॉन्ट्रैक्ट आप उसे वहीं छोड़ दो, ये था उनकी सबसे बड़ी समस्या, ठीक है। हाउ डिड गांधी जी रिएक्ट आफ्टर रिसीविंग समन ऑफ अपीयर इन कोर्ट, तो जो कोर्ट से नोटिस आता है अगले दिन उन्हें पेश होने के लिए, तो वो क्या करते हैं, उसके प्रति उदासीन होते हैं, वो उसको नहीं मानते हैं, और वो जो है मतलब आज्ञा का पालन नहीं करते उसका, ठीक है। ही रिमाइंड अवेक ऑल द नाइट, वो पूरी रात जागते रहते हैं, और क्या करते हैं, ही टेलीग्राफ्ट राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिख के बुला लेते हैं बिहार, ठीक है,
एंड ही सेंट इंस्ट्रक्शन, वो आश्रम पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं एंड ही वांटेड टू फुल रिपोर्ट ऑफ द विक्टोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस बिकॉज, जो ऑफिशियल थे वो अपने आप को पावरलेस क्यों मानते थे? बिकॉज द क्राउड वाज लिसनिंग ओनली टू गांधी, जो भीड़ थी वो केवल और केवल गांधी जी की सुन रही थी, इसीलिए जो ऑफिसर्स थे इंग्लिशमैन वो अपने आप को कमजोर मान रहे थे। ठीक है, फोर्थ क्या है, द डिमोन्स्ट्रेशन प्रूव्ड दैट, यानी कि विद्रोह क्या दर्शाता है? तो विद्रोह दर्शाता है पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एट फील्ड, यानी कि पॉलिसी जो थी ब्रिटिश की, कोई विद्रोह नहीं कर सकता है, तो विद्रोह हुआ तो क्या हुआ, ये फेल्ड होगी पॉलिसी, ये दर्शाता है। ठीक है, एंड द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज दिस कि विच स्टाइल फ्रॉम दोज गिवन लॉ इन दी बीइंग यूज्ड बाय ऑथर व्हेन ही सेज appreciationally the authorities wish to consult their superiors, यानी कि इसमें क्या, कैसी लिखावट, क्या आपको पता चलता है कि जब लेखक ये कहता है कि appreciationally the authorities wish to consult their superiors, यानी कि चलो हम मान लेते हैं, अब हम आपके जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे आपके सुपरवाइजर से, तो ये क्या दर्शाता है, यानी कि हम अपने सुपरवाइजर से बात करेंगे, तो ये दर्शाता है सार्कास्टिक, यानी कि व्यंग्य दर्शाता है। ठीक है, सिक्स क्या है, द आउटकम ऑफ गांधी जी मीटिंग विद द ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन, जो ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन के साथ में गांधी जी की मीटिंग होती है, उससे क्या पता चलता है, क्या उसका नतीजा निकलता है? नतीजा निकलता है अ कंपनसेशन ऑफ 25% वाज सेट, यानी कि 25% का कंपनसेशन सेट हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया आप सभी का। अब जो दूसरा वाला है उसे भी हम देख लेंगे, दूसरे वाले में सुब्बू के बारे में मैंने यहाँ पे दूसरा और ले लिया था, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या क्या है, जैसे कि हाउ डज ऑथर डिस्क्राइब द मेकअप रूम ऑफ जिमनी स्टूडियो, तो कैसे है, बिकॉज मेकअप रूम कैसा होता है, मेकअप रूम एट जिमनी स्टूडियो वाज डिमली लाइट, छोटी छोटी हल्की हल्की लाइट होती है रोमांटिक जैसी, इट ऑल्सो हैड लाइट्स, यानी कि वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइट भी होती है, छोटी छोटी होती है, मैंने छोटी लाइट वहाँ पे जलती रहती है, बड़े बड़े मिरर्स होते हैं हर एक एंगल पे लगे हुए होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट वहाँ पे होते हैं, उन्हें बड़ी-बड़ी जो लाइटें होती हैं उनका, वैसी लाइटें जो फेस पे ज़्यादा दिक्कत देती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। ठीक है? व्हाट इज़ मीनिंग दैट इज़ अराउंड, ये कर चुके हैं हम ऑलरेडी। उसके बाद में व्हाई डज़ दे सी लाइक ऑथर डूइंग नथिंग इन स्टूडियो बिकॉज़ ऑफ दैट, सुब्बू जो है ऐसा क्यों लगता है कि वो कुछ काम नहीं कर रहा है? लोगों को ऐसा क्यों लगता है सुब्बू कोई काम नहीं कर रहा है? बिकॉज़ ऑफ दैट सुब्बू का काम क्या था? उसका काम था कट एंड फाइल न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, यानी कि उसे न्यूज़पेपर फाइल मैगज़ीन्स के क्लिप काटने होते हैं, ठीक है? और अदर एम्प्लॉइज़ को क्या कहते हैं, अरे ये क्या बस बैठे-बैठे पेपर ही तो फाड़ता रहता है, ये कोई काम है? ऐसी बात थी, ठीक है? द बॉय इन द मेकअप रूम वाज़ जेलस ऑफ व्हॉम, वो किससे डरता था? जो मेकअप रूम था बॉय उससे, सुब्बू सक्सेस एंड हिज क्लोजनेस टू द बॉस, वो सुब्बू की सक्सेस से एंड उसके बॉस की क्लोजनेस से जलता था, ठीक है? And why was Subbu called a multifaceted fisted genius? Because of that, he can create many things. Many things मतलब वो बहुत सारे क्रिएटर को क्रिएट कर सकता था अपनी आप से और उनको मैनेज भी कर सकता था। ठीक है, दी परहैप्स deeply aged so that Subbu क्या दर्शाता है? That is Subbu was skillful creating the characters, इस तरीके से। ठीक है, नाउ अब आएगा हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 विद इन सैंपल पेपर नंबर 2। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए गए हैं हमने और ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें समझाऊंगा आपको। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि व्हाट वर द साइलेंट पॉइंट्स दैट इमर्ज्ड अबाउट Umberto Eco and his writings through his interview by मुकुंद पद्मानाभन। ठीक है, पद्मानाभन, ठीक है, थोड़ा सा नाम में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती हो सकता है, उसको याद रखिए, दोनों रखिएगा। ठीक है, तो मुकुंद पद्मानाभन द्वारा अपने साक्षात्कार के माध्यम से जो अम्बर्टो इको है और उनके लेखन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे वो बताइए। दोबारा समझा देता हूं, देखो, मुकुंद पद्मानाभन के द्वारा अपने साक्षात्कार के माध्यम से अम्बर्टो इको और उनके लेखन के बारे में मुख्य बिंदु क्या थे, ये आपको समझाना। ठीक है, तो क्या थे आइए समझते हैं। दैट इज अम्बर्टो इको इन द लेसन द इंटरव्यू इज अ प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल ऑन संडे एंड यूटिलाइज हिज हॉलीडेज ऑफ राइटिंग वर्क, यानी कि अम्बर्टो इको कौन है? ये इस लेसन में एक प्रोफेसर है जो रविवार को उपन्यास लिखता है, ठीक है, और लेखन कार्य के लिए अपनी छुट्टियों का उपयोग किया करता है। ठीक है, ही स्टार्टेड राइटिंग नोवेल्स बाय एक्सीडेंट, उसने एक अचानक ही नोवेल्स लिखना शुरू कर दिया था, हैड नथिंग टू डू
वन डे एंड सो ही स्टार्टेड। जब उसके पास कुछ नहीं करने को था, इसलिए उसने नोवेल लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, नोवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड हिज टेस्ट फॉर नरेशन। ही लिट्स, एक सेकेंड, हाँ यार ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपका कम से कम 5 या 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें आना चाहिए था, छोटे में आ गया। चलिए कोई नहीं, छोटे में आएगा तो बस इतना लिख देना, बस ज्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद he writes from his heart, वो अपने दिल से लिखता था। Writing being his passion, he finds the time and how or either to satisfy his passion. Echo himself explain Mukund how he gets the time of writing। मतलब क्या है, मतलब ये था सिंपल सा कि वो अपने दिल से लिखता था, अपने जुनून से लिखता था, और वो अपना जुनून पूरा करने में पूरा का पूरा समय निकाल दिया करता था। कौन? जो राइटर है मुकुंद पद्मानम है, ठीक है ना, वो ये काम करता था। इको हिमसेल्फ एक्सप्लेन मुकुंद हाउ टू गेट्स टाइम, बेसिकली टाइम फॉर राइटिंग, यानी कि वो अपने जीवन में बहुत सारे इतने काम होने के बावजूद भी खाली समय कैसे निकाल लेता है राइटिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइफ, क्योंकि हमारे हमारे जो भी जिंदगी है उसमें बहुत सारा समय खाली होता है। इको कॉल्स दिस एम्प्टी space and interactions. He works in empty spaces and finds time to write so much। मतलब जब भी वो ये देखता है कि वो खाली है तो वो क्या कहता है कि मैं जब भी खाली काम को देखता हूँ तो उस समय मैं कुछ लिख लेता हूँ, लिखने के लिए सोच लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इकोस इसेस वर स्कॉलरली एंड नरेटिव, यानी कि इक्को का जो निबंध है वो विद्वता पूर्वक और कथा जैसा है। ही लाइक्स टू बी आइडेंटिफाइड मोर एज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नोवेल्स, यानी कि वह उपन्यास लिखने वाले विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में जाना जाना अधिक अच्छा लगता था उसे। इक्को द नेम ऑफ द रोज, इक्कोस क्या है, ये एक रोज का नाम है बेसिकली। बाज ए सीरियस नोवेल, ठीक है, इको द नेम ऑफ रोज एक सीरियस नोवेल का नाम है। ही फेल्ट दैट द नोवेल एंजॉयड ए मैस ऑडियंस, यानी कि उसने ये देखा कि ये जो नोवेल है वो बहुत लोगों ने पसंद की है। मुकुंद पद्मानवन व्यूज इको परसुइंग हिज फिजिकोलॉजिकल इंटरेस्ट थ्रू आउट हिज राइटिंग। ओके, याद कीजिए, बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, ये आएगा तो 6 नंबर में आएगा आपका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज चेंजेस टुक प्लेस इन द स्कूल दैट डे बिकॉज ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम वर्लिन। वर्लिन से जब ऑर्डर आता है तो स्कूल में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे होते हैं, हो चुके होते हैं जब वो आ रहा होता है स्कूल। तो लिखेंगे द वर्लिन डिक्लेयर स्टार्टेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल अलास्का एंड लोरेन। तो अलास्का एंड लोरेन में ये ऑल वो जो था एक क्या बोलते हैं, नोटिस या शपथ कुछ ऐसा ही लागू कर दिया गया कानून कि यहाँ पे केवल और केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच बंद हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से द पीपल वर रियली हर्ट एंड इट वाज डिसाइडेड टू Germans that M. Hamel would vacate the school, and since French would not be allowed to be learned by the people, a new German teacher would be come and replace M. Hamel, give German lesson will take। मतलब क्या है, मतलब ये है सर इसका कि यहाँ पे ये बताया जाता है कि जब ये निर्णय आया तो उस समय एम हेमल जो स्कूल थे, एम हेमल जो थे, अब उसको फ्रेंच को ये लग रहा था क्योंकि अब नए टीचर आएंगे तो ये चले जाएंगे, अब हमें कौन पढ़ाएगा हमारी फ्रेंच लैंग्वेज में सारी की सारी बातें अच्छी चीज़ से, अब हमें जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। ठीक है, और चूंकि फ्रेंच जो थे वो लोगों को फ्रेंच जो था उसने कभी भी एम हेमल से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, हमेशा डरता ही रहता था, लेकिन आज वो उससे डर नहीं रहा था बल्कि उसका सम्मान कर रहा था। ठीक है, जब ऑर्डर आता है तब। और भी एक आधा कुछ पॉइंट है कि नोटिस बोर्ड के सामने कुछ भीड़ वगैरह लग जाती है, कुछ ऐसे पॉइंट। ठीक है, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एज दैट पोएट फील्स। एक्सप्लेन द आंसर एट माय मदर एट 66। ठीक है, क्या दर्द, क्या महसूस, क्या पीड़ा होती है पोएट कमला दास को माय मदर 66 में। तो क्या होता है, द पोएट सीज हर मदर्स पेल फेस वाइट लीविंग हर पेरेंट्स हाउस। जब पोएट कमला दास कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है अपना घर छोड़ के, मतलब मम्मी पापा को छोड़ के दूसरी जगह जा रही होती है, तो अपनी देखती है कि मम्मी जो है उनका चेहरा तो बहुत ही ज्यादा मतलब पीला जैसा पड़ गया है। टू दी पोएट, पोएट के लिए इज मदर रूडी फेस हैविंग लॉस्ट द चिल एंड द कलर
रिसेंबल्स अ क्रॉप, जैसे एक लाश जैसी होती है ना, तो उस पे उसका चेहरा भी एकदम पीला पीला पड़ जाता है, तो वैसा ही इसे अपनी माँ का लगा था। सी पेनफुली फील्स दैट हर मदर हैज ग्रोन ओल्ड एंड हर डेथ इज नियर। उसे इस बात का बहुत दर्द था, उसके बहुत ज्यादा उसको पीड़ा इस बात को समझकर कि उसकी माँ बूढ़ी हो रही है और धीरे धीरे एक दिन वो बहुत ही जल्दी मृत्यु का शिकार भी हो जाएगी। सच थॉट, इसी इसी वजह से सी रिमाइंड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड फियर्स एंड एंजाइटी फॉर लूजिंग हिज मदर, यानी कि चाइल्डहुड में जैसे उसकी माँ कहीं छोड़ के चली जाती थी, उसे खोने से डर लगता था, और अब वही फियर एक बार फिर से कवित्री कमला दास को सता रहा है। ठीक है, द थॉट ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिज मदर डिस्ट्रेस हिम, यानी कि वो इस बात से ही बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है, दुखी हो जाती है कि उसकी माँ उससे दूर होने वाली है, और जब एक्चुअल में हो जाएगी तो ना जाने कवित्री का क्या हाल होगा। ठीक है, इवन हिज स्माइल, उसकी जो स्माइल है, दैट इज एक्सप्रेशन, स्माइल एंड एक्सप्रेशन लाइक हेल्पलेस इन द फेस ऑफ द इनविजिबल, यानी कि वो एक दिखावटी मुस्कान है और वो भी अच्छी नहीं है, अंदर अंदर ही तो वो रो रही होती है बहुत, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया गया। ठीक है भाई, कंप्लीट हो गया। अब डी वाले पार्ट की बात करते हैं, तो डी क्या दिया हुआ है, डी है गिवन अकाउंट द फियर्स एंड इमोशंस ऑफ डगलस एज द मेड एफर्ट टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग इन वाईएमसीए पूल। ठीक है, तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, पहले आप मीनिंग समझो फिर आगे बढ़ना। मीनिंग ये है कि डगलस के डर और भावनाओं का विवरण देते हुए समझाइए कि वाईएमसीए पूल में खुद के डूबने से बचने के लिए उसने क्या क्या प्रयास किए थे जब उसे फेंक दिया जाता है जबरदस्ती। ठीक है, इन दी लेसन डीप वाटर व्हेन द ऑथर डगलस वाज प्लग इनटू द डीप एंड द पूल, यानी कि जब वो गलती से या फिर कैसे भी उस पूल में गिर जाता है, ही वाज ओवरकम विद द फियर, तब उसका डर बहुत बढ़ने लगता। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ही वाज एबल टू थिंक रैशनली। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब वो गिर जाता है, सौभाग्य से वह तर्क संगत रूप से सोचने में संगत रहा। क्या, सो ही प्लान्ड दैट एज सून एज ही एज हिट्स द बॉटम, यानी कि इसलिए उसने एक योजना बनाई कि जैसे ही वो नीचे गिरेगा इस बार वो एक बड़ी छलांग लगाएगा। ठीक है, ही वुड मेक अ बिग जंप। ओके, he hoped that he would be able to come to the surface but his efforts went futile, यानी कि उसने सोचा था कि वो तेजी से छलांग लगाएगा और ऊपर आ जाएगा, लेकिन उसकी ये उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, पैनिक ग्रोप्ड हिम when he realized that he had gone deep inside 9 feet of the water, यानी कि 9 फीट के उस वाटर पूल में उसे ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल निचली सतह पे आ चुका है। He thought he would bob to the surface like a cork, यानी कि उसे ऐसा लगा था कि मतलब अब जैसे कोई कॉर्क होता है ना, उसकी तरह वो सतह पे जाएगा तैरते हुए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, his limbs were almost paralyzed। ठीक है, इसके limbs एक तरीके से पैरालाइज हो चुके थे। he failed to find anything to hold on and he was again being peculiar under his lungs ached and screams went unheard। ठीक है, यानी कि उसके पैर एक तरीके से बहुत ही ज्यादा कांपने लगे थे, लकवा टाइप में जैसा मार गया था। ठीक है, उसे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं मिला, उससे फिर से नीचे वो खींचा जा रहा था, जैसे वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था ना, उसके फेफड़ों में गुर्दों में पानी खींचा जा रहा था, वो लोग पानी जो उसकी चीख सुन रहा था वो भी अनसुनी कर दी इस तरीके से। ठीक है, नाउ अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज हियर कि डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स कंप्लीट इनएक्शन एंड डेथ, राइट योर आंसर इन द टर्म ऑफ द साइलेंट, यानी कि जो पोएट है वो इनएक्शन एंड डेथ को क्या दर्शाता है, कैसे समझाता है, तो आइए समझते हैं। दैट इन द कीपिंग क्वाइट पोएम द पोएट बिलीव that silence aids introspection and help us to take a break from the world of frantic activity. He does not advocate complete passivity and that, यानी कि ये जो साइलेंस है इसमें विश्वास रखते हैं कीपिंग क्वाइट के जो लेखक हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो है ना साइलेंस, ये हमारी मदद करता है इंट्रोस्पेक्शन, खुद का आत्म निरीक्षण करने में, हमें खुद को जानने में एवं वर्ल्ड को पूरी तरीके से समझने में। ही डज नॉट एडवोकेट कंप्लीटली पैसिविटी एंड डेथ, यानी कि वो पूरी तरीके से मृत्यु को नहीं दर्शा रहे। ठीक है, रादर ही बिलीव्स दैट occasionally seeing peace helps people rejuvenate and get back into action, यानी कि ये जो साइलेंस है वो क्या दर्शाता है, दैट इज ये कि कभी कभी आप कुछ ज्यादा काम कर रहे होते हैं या फिर सीजनली ओकेजनली आप थक जाते हैं, तो उस टाइम आप थोड़ा सा रेस्ट करके दोबारा से एक्शन में आ सकते हैं, ये चीज है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि हाउ डज द मेटाफोर ऑफ द माउस स्ट्रैप हाइलाइटिंग द ह्यूमन कंडीशन, मतलब क्या मतलब है सर इस क्वेश्चन का? मतलब ये है कि चूहेदानी का रूपक या रूप जो है ये मानव स्थिति को कैसे उजागर करता है। तो आइए समझते हैं कैसे करता है। देखिए व्यंग एक तरीके से, ठीक है। तो क्या बताया गया है, द मेटाफोर ऑफ माउस स्ट्रैप शो दैट द वर्ल्ड एग्जिस्ट ओनली टू ट्रैप पीपल इन द ऑर्डर टू ट्रैप देम, ठीक है। whenever someone is greedy of luxury he gets trapped into dangerous trap. The author thus makes a very deep comment on the pitiable plight of the people in their pursuit of worldly pleasure, which often led them the unfortunate situations. The story helps to understand the importance of common goodness and kindness. The hawker escapes the trap of the giant mousetrap called Dunya only when he appreciates at the kindness of to the him. मतलब क्या सर जी? मतलब ये है कि चूहेदानी के रूपक से हमें ये पता चलता है कि दुनिया केवल लोगों को फंसाने के लिए एक जाल है, ठीक है। जब कोई भी विलासिता में लालची हो जाता है, पैसे में लालची हो जाता है, तो वो एक खतरनाक जाल में खुद ही फंस जाता है। इसी तरीके से लेखक जो है वो सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए उसमें फंस चुका है एक तरीके से, ठीक है। और ये अक्सर चोरियां करता है, पैडल क्या करता है, अक्सर चोरियां करता है। कहानी जो है ये सामान्यतः अच्छाई दया के महत्व को हमें समझाने की कोशिश करती है। जैसे जो पैडलर है ये दुनिया नामक विशाल माउस ट्रैप से जाल से तभी बचता है जब एडला की उसे सराहना मिलती है दया की। ये चीज है, ठीक है ना। ये ह्यूमंस को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाता है, ये बात है, ठीक है भाई, समझ गए। अब यहाँ पे पेपर नंबर 1 का हमारा जो 11th क्वेश्चन है, ठीक है, 11th वाला, इसको हम निकाल के रख देते हैं। सेकंड वाले के 10th को समझ लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाले 10th में सबसे पहला क्या है, व्हाई डिड सोफी नॉट वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। तो क्यों नहीं चाहती थी कि जेंसी जो है वो जाने सोफी और डैनी के बारे में, ठीक है। तो किस लिए, बिकॉज ऑफ दैट उसे ये डर लग रहा था कि कहीं जेंसी बता ना दे उसके नाइवर्ड को सारी की सारी कहानी। दैट इज वो बात थी वो चाहती थी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और अगर पता चलेगा उसके आस पड़ोस को तो पापा मम्मी को पता चलेगा, और पापा को पता चला तो उसके लिए बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी और ये घूमने नहीं जा पाएगी कहीं पे भी। नॉर्मली यही होता है। जैसे अफेयर के बारे में पता चलता है घर वालों को तो यही तो करते हैं, कमरे में बंद, फोन में बंद, सब कुछ है ना। उसके बाद वाई हैड एम हेमल पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, यानी कि आज उन्होंने, एम हेमल ने संडे वाले कपड़े क्यों पहन रखे थे, जो मेनली वो कभी किसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन में पहनते थे, ठीक है। आफ्टर दी ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अलास्का और लोरेंट में केवल केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो इसकी वजह से फ्रेंच एम हेमल जो थे उन्हें ये पता चल गया कि आज मेरा जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट लेसन है। दैट इज वाई इट वाज ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन। इसीलिए उन्होंने अपने उन कपड़ों को पहना जो मेनली संडे को पहनते थे घर पे, या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय, इंस्पेक्शन या फिर एनुअल डे के समय, जो इंपॉर्टेंट डे होते हैं उस समय जो पहनते थे उसके लिए, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट योर आंसर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है सिंपल सा, वो क्या है, वो ये है कि व्हाट डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ऑन कैरेक्टर, यानी कि वो जो भी कैरेक्टर आंट जेनिफर बनाती थी वो इसके कैरेक्टर से अलग थे। आप इससे क्या समझते हैं? तो इससे हम ये समझते हैं कि आंट जेनिफर इज वनरेबल एंड फियरफुल इंडिविजुअल हु हैज बीन सेटफिड बाय द कॉन्स्ट्रेस्ट ऑफ मैरिज फॉर लाइफ, यानी कि आंट जेनिफर जो है वो काफी दुखी, काफी डरी हुई, सहमी हुई महिला है जिसपे शादी का बोझ पड़ा हुआ है, ठीक है। द एनिमल्स इज मेकिंग इन हर पैनल्स, वो जो पैनल्स पे वो जो एनिमल्स बना रही थी आर वेरी डिफरेंट, वो उसके कैरेक्टर से डिफरेंट थे। बिकॉज ऑफ दैट वो शेर का, बाघ का चित्र बनाती थी, तो वो कैसे हैं, वो ब्रेव हैं, वे डरते नहीं हैं, ठीक है। दे आर सिंबलाइज ऑफ पावर, वो पावर को दर्शाते हैं, वो फेयरकेस एंड ब्यूटी को दर्शाते हैं। बट इन द अदर हैंड दे रिप्रेजेंट आंट जेनिफर सरप्राइज्ड desire to be bold and fearless. But the poet wants to emphasize the spirit and desire of freedom which is innate in all human beings. That's all of your answer. ठीक है, ये चीजें हैं कि हमें व्यक्तियों को अपनी जो घर की महिलाएं होती हैं उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखना चाहिए और शादी वादी उनके लिए बर्डन ना बने, ऐसा उन्हें फील करवाना चाहिए, ठीक है। What do you understand by the thumbprints on his widespread pipes? And what is the poet's mother compared the late winter's moon? How did instructor build a swimmer out of Douglas? ठीक है, सारे क्वेश्चन आप पढ़ लो क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में, ठीक है। तो थंबप्रिंट्स का क्या यहाँ पे मेन पार्ट है वो यहाँ पे देख लेंगे।
उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन था कि पोएट के बारे में आ जाता है कि द पोएट्स मदर हैज बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर मून बिकॉज विंटर क्या है, विंटर लाइफ जैसे ओल्ड एज, विंटर जो है वो बूढ़े बूढ़े मतलब ज्यादा उम्र को दर्शाता है, ठीक है। इट इज टाइम ऑफ इनएक्टिविटी, जैसे विंटर में हम कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, ज्यादा ठंडी होती है, तो ओल्ड एज में भी नहीं कर सकते। विंटर रिमाइंड्स अस अबाउट द अप्रोचिंग एंड ऑफ ईयर, विंटर में क्या दर्शाता है कि साल का एंड होने वाला है। इसी तरीके से जो ओल्ड एज है वो हमें दर्शाती है कि हम ह्यूमंस लाइफ का एंड होने वाला है, ठीक है। ओल्ड एज में मैन आदमी जो होता है, मनुष्य जो होता है, उसका चेहरा एकदम पीले जैसे पड़ने लगता है, जैसे वो जो विंटर में मून होता है उसका सफेद पड़ने लगता है, उसी तरीके, ठीक है। सिंपल सा हो गया। और कैसे वो जो ये था ना इंस्ट्रक्शन है, कैसे डगलस को एक वो बनाया, क्या बोलते हैं, स्विमर है, उसके बारे में आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो था, इसने क्या किया था, आउट ऑफ डगलस मतलब इसे एक स्टेप बाय स्टेप बनाया। जैसे उसने 3 महीने के लिए ही हेल्ड पुट हिम ऑन द रोप अटैच्ड टू हिज बेल्ट, यानी कि उसे बेल्ट के माध्यम से पानी की सतह पर से मतलब जैसे भी किया वो करवाया। डगलस प्रैक्टिसाइड मूविंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूल में वो आगे पीछे होने की कोशिश करता था। देन ही वाज टॉट इन द पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड इनहेल एंड एक्सहेल एंड नॉइज इन इट, मतलब कि जब वो चलना सीख गया अच्छे तरीके से, तो मतलब ऐसे नहीं कि पानी के ऊपर चलना सीख गया, मतलब ऐसे नहीं, नॉर्मली जैसे वो बेल्ट के माध्यम से जो भी उसे सिखाना चाहता था वो सीख गया। उससे बताया कि अब तुम अपना फेस अंदर डालो, फेस को बाहर निकालो, अंदर जाओ तो सांस रोको, कैसे आपको सांस को एक्सहेल करना है और कैसे इनहेल करना है, ये सिखाया। एंड नेक्स्ट द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू किक विद द लेग्स, और कहा अब तुम सीख गए हो नाक सांस वगैरह लेने का सिस्टम, तो आप क्या करो, अब आप अपने पैरों को चलाना सीखो, ठीक है। और चलाना कैसे, एकदम रिलैक्स होके, ताकि आप अपने पैरों पर कमांड दे सको, दैट इज वाई, ठीक। अब आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये हमारे दूसरी बुक का आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, और हम पहली जो दूसरी बुक बता रहा हूँ, सॉरी, हाँ वो एक तरीके से वही पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन जो है हमारा वो यहाँ पे मेनली यहाँ, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे बात आती है हमारे अगले चैप्टर के बारे में। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, जिसमें 2 क्वेश्चन का हमारे आंसर देना है, 2 नंबर। The question is that why did Mr. Lamb keep the door of his house open? मतलब मिस्टर लैम जो थे ये हमेशा अपने डोर को क्यों खुला रखते थे? Because of that, Mr. Lamb was presented as the other side of the coin, the exact opposite of the reclusive and awkward Derry. यानी कि जिस तरीके से एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसीलिए डैरी को गलत साबित करने के लिए वो अपने मतलब जैसे कॉइन के 2 साइड होते हैं, तो डैरी के 2 साइड है, वो हमेशा नेगेटिविटी को लेके रहता है। तो लैम जो थे उसे प्रदर्शित करना चाहते थे कॉइन के दूसरे साइड को, जो पॉजिटिविटी को दर्शाता है, जिसके लिए वो अपने दरवाजे खोल के रखता था, ठीक है। मिस्टर लैम वाज forthcoming flew with an open personality in spite of physical infirmity, यानी कि हालांकि उसकी एक 10 लेग थी, लेकिन फिर भी वो पर्सनालिटी के मामले में किसी से कुछ कम भी नहीं था, ऐसा कुछ लगता है, ठीक है। He had many friends and वेलकमिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स वन एंड ऑल, यानी कि उसके बहुत सारे दोस्त भी थे, मेनली बच्चे दोस्त थे, बच्चे उससे डरते नहीं थे, वो भी नहीं डरता था उससे, ठीक है। साथ ही उसके बहुत सारे और भी दोस्त थे, ठीक है, उसके प्रति हमेशा उसका व्यवहार काफी अच्छा रहता था। His open personality is represented by open doors and curtainless windows of his house, यानी कि उसकी जो पर्सनालिटी ओपन खुले विचार वाली वो हमें ऐसे पता चलती है, उसकी खिड़कियां उसके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, कोई भी आकर उससे बात वगैरह कर सकता था, उसके साथ चाय पानी कर सकते थे, ये बात है, ठीक है। दैट्स वाई ऑल ऑफ दिस। नाउ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी मैं आपको बताऊं ना, कम से कम अभी कितना टाइम हो गया है, 1 घंटा 8:31-32 हो गया है ना। अभी हमको 1:30 हो जाएगा पूरा, कम से कम 1:30 हो जाएगा, ठीक है ना। 1.5 घंटे की हो जाएगी वीडियो हमारी पूरी, मैंने जैसे आपको बताया था 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज मींस एस्केप फॉर चार्ली? भाई बहुत बात समझा चुका हूं, अब नहीं समझाऊं, ठीक है। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज स्टक इन अंटार्कटिका, हाउ विल स्टडी ऑफ दिस आर यूजफुल? हाँ ये नहीं समझाया मैंने, एक बार ये आपको समझा दिया, बाकी आपका वो जो था ना इसके वाला वो आप ऐसे पढ़ दो, मैं समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। बहुत बार 3 से 4 बार आपको समझा चुका हूँ इसीलिए, ओके। देखिए अंटार्कटिका हिस्ट्री के लिए हमारे सामने क्या क्या क्वेश्चन पार्ट आते हैं, तो पार्ट ये है कि स्टडिंग इन द अंटार्कटिका रीजन कैन बी हेल्पफुल इन द अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, यानी कि अगर हम अंटार्कटिका रीजन को पढ़ते हैं तो हम पृथ्वी के इतिहास को समझ सकते हैं, हम पृथ्वी के प्रेजेंट को समझ सकते हैं, और पृथ्वी का जो फ्यूचर होने वाला है हमारे प्लेनेट का उसको हम समझ सकते हैं। इट कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कैन पॉसिबली गो, यानी कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा जीवन कैसे हुआ है, मनुष्य कैसे जन्मा है, और हम कहाँ जा सकते हैं। It can tell us importance of
कार्डोलियन फोल्ड्स एज प्रीकैम्ब्रियन ग्रैंड सील्स ओजोन कार्बन एंड इवोल्यूशन ऑफ एक्सटिंक्शन। यानी कि ये जो अंटार्कटिका है ये पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की समाप्ति, ओजोन, कार्बन, इन सभी से जो भी इफेक्ट होता है उसके बारे में हम यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आएगा, लेकिन उससे पहले हम दूसरे पेपर के 2 क्वेश्चन कर लेते, 2 नंबर वाले 3। हाउ डज बामा फर्स्ट कम टू नो द सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द पीपल ऑफ अ कम्युनिटी। उसे अपने समुदाय में कैसे पता चलता है कि वहाँ पे सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन है, सामाजिक असमानता, वो फैली हुई है, कैसे पता चलता है? अब वन डे शी सॉ एन एल्डर कैरिंग अ स्मॉल पैकेट वाज स्ट्रेट विदाउट टचिंग इट। यानी कि उसने देखा कि एक दिन ना एक बूढ़ा सा व्यक्ति जो है वो बिना किसी टच किए हुए एक लाठी या डंडे या जो भी था उससे उसने एक पैकेट को पकड़ रखा था। द एल्डर वेंट स्ट्रेट टू द लैंडलॉर्ड, और वो जमींदार के सामने जाता है और एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। ही वॉक्ड लो एंड एक्सटेंड द पैकेट टुवर्ड्स हिम, और वो जो पैकेट है वो लेता है और सीधा उनके सामने झुक जाता है, कहता है ये लीजिए मालिक, खा लीजिए। ठीक है। द लैंडलॉर्ड ओपनड एंड स्टेट ईटिंग, और जैसे ही उसने ओपन किया वो उसी बूढ़े के सामने, मतलब बूढ़े व्यक्ति के सामने खाने लग गया। She was amused to see the incidents, और इस बात को देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हुई, वो चकित रहेगी इस बात को देख के, ऐसा भी होता है क्या आज के टाइम में? ऑन रीचिंग होम, जब वो घर पहुंचती है, सी नरेटेड द इंसिडेंट्स टू हर एल्डर ब्रदर अन्नान, वो अन्नान को बताती है, भाई देख ऐसा हुआ था, अपने बड़े भाई को, देख भाई ऐसा हुआ था, मैंने एक बुड्ढे को देखा जो ना एक बड़ा सा जो पैसा वाला आदमी था उसके सामने पैकेट लेके गया, वो भी हाथ से नहीं पकड़ रखा था उसने, ऐसे पकड़ रखा था, मतलब किसी डंडी उंडी से, तो भी फिर भी उसने क्या किया, उसके सामने खाने लगा। वो बड़ा व्यक्ति था, वैसे ही बैठा हुआ था। तो मतलब तब यहाँ पे वो कहता है, कौन, उसका जो भाई है वो कहता है, he explained that the man was from a low caste and landlord from the upper caste। जो मैन था, वो जो बूढ़ा व्यक्ति, वो था एक छोटी जाति का, और जो लैंडलॉर्ड था वो था बड़ी जाति का। Everybody believed that they would be polluted if they are touched by low caste people। सभी बड़ी जाति के मानते हैं अगर छोटी जाति के लोगों ने छू लिया तो ये प्रदूषित हो जाएंगे, पॉल्यूटेड हो जाएंगे, जिससे कभी प्राप्ति नहीं की जा सकती। ये कुछ बातें थी। ठीक है। उसके बाद में आगे क्या है, हाउ डज महाराजा गेट मोर टाइगर्स, तो शादी करता है, वो वाली बात आ जाएगी। ठीक है। 40 पेज ये भी समझा ही चुका हूँ। चलो 11th भी कंप्लीट हो गया हमारा ये बात। ओके। और हाँ, अब 12th की बात करेंगे। अब 12th हमारी जो आपकी फर्स्ट वाली बुक है, ठीक है, फ्लेमिंगो, उसके संबंध में आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम दैट अपीयर इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस। यानी कि गोइंग प्लेसेस स्टोरी में जो एक है सोफी और एक है जेंसी, हालांकि होती क्लासमेट्स है, लेकिन क्या डिफरेंस है इनका स्टोरी में। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है देखिए। येट देयर वर क्लियर डिफरेंसेस इन दी पर्सनैलिटीज, दोनों में पर्सनैलिटी को लेकर बेसिकली डिफरेंस है। क्या, सोफी वाज रोमांटिक हु हैड नथिंग टू डू विद द रियलिस्टिक वर्ल्ड। यानी कि सोफी जो है वो कैसे, वो रोमांटिक है, जो कि क्या कहती है, जो किसी भी चीज को लेके रियलिटिक वर्ल्ड में एक तरीके से हम कह सकते हैं जीती नहीं है, रियलिटी से, यथार्थवाद से उसका कोई लेना देना नहीं है। His ambitions and his method see achieving them were unrealistic। यानी कि वो जो भी सोचती है अपनी महत्वाकांक्षा को बेसिकली हासिल करने के लिए, वो अवास्तविक तरीके से सोचती है कि कैसे भी कभी मेरे सामने कुछ भी हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है। सोफी ड्रीम वाज स्टार्ट अ बुटीक विद द मनी शी अर्नड एज ए मैनेजर। उसका सपना है कि भाई वो ना बुटीक खोलेगी, अपना ब्यूटी पार्लर खोलेगी, कैसे, जब वो मैनेजर बन के पैसा कमाएगी तब। शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज मैरी क्वांट, वो अपने आप को मैरी क्वांट समझती है, एन इंग्लिश फैशन डिजाइनर, एक इंग्लिश फैशन डिजाइनर के समान। ठीक है। विद द बेस्ट शॉप इन टाउन फॉर बिकमिंग एन एक्ट्रेस, जब वो एक्ट्रेस बन जाएगी उसके बाद में, मतलब जो एक्ट्रेस के लिए एक बड़ी दुकान होती है ब्यूटी की, ठीक है ना, बुटीक की, तो वो ये खोलेगी, ऐसा ये सोचती है। In fact, she wanted to do something that she felt was एक सेकेंड, sophisticated। कुछ वर्ड होते हैं जैसे मैं थोड़ा पढ़ नहीं पाता, इंग्लिश वीक है, आप सभी जानते हैं हम इंग्लिश ज्यादा वीडियो बनाते नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए इतना मेहनत करने के बाद एक एक डेढ़ दो दो घंटे का वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में नंबर बढ़िया आ सके। देखिए, सब्जेक्ट पढ़ाने का जिम्मा हमने लिया है तो पढ़ाना तो है ही भाई, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मेहनत तो हमारी है, बाकी तो आपको पढ़ना है, आप समझिए अच्छे तरीके से, है ना। तो होता क्या है कि सोफी जो है वो अवास्तविक जो उपक्रम है उसके बारे में यहाँ पे बात करती है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, सोफी जो है वो क्या कहते हैं, वो परिष्कृत ऐसी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट
जेंसी वाज मोर प्रैक्टिकल। लेकिन अगर हम सोफी की जगह जेंसी की बात करें तो जेंसी कैसी है, ये प्रैक्टिकल है। ये डिड नॉट वांट सोफी टू टॉक सच अनरियलिस्टिक वेंचर्स, यानी कि सोफी नहीं चाहती, सॉरी जेंसी जो है वो नहीं चाहती है सोफी से ये बात करना कि अनरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। शी न्यू दैट बोथ ऑफ देम वर लाइकली टू वर्क इन दी बिस्किट फैक्ट्री। उससे अच्छे से पता है कि सबसे पहले तो बिस्किट फैक्ट्री में ही जाएंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ करना होगा तो करेंगे। सोफी सोच रही थी मैं तो जाऊंगी बुटीक में काम करूंगी, बुटीक खोलेंगी, मैनेजर बनूंगी। लेकिन इन दी रियलिस्टिक वर्ल्ड जेंसी इस बात को कहती है कि ना 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 ना, अरे मैंने तो बहुत दूर की बात है, पहले बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करेंगे। और हम मिडिल क्लास लोग ऐसा ही करते भी है ना, पहले यही हम काम करते हैं, ठीक है। सोफी वाज चाइल्डिशिंग इनफ टू दी लाइफ इन ड्रीमलैंड। सोफी जो थी वो एक बच्चे की तरह और ड्रीमलैंड में घूमती रहती थी। वेयर डैनी अ फुटबॉल स्टार, जहाँ पे जिसके सपनों में एक फुटबॉल स्टार जो डैनी है वो आता है, had meet her and was expected to see her again next weekend, यानी कि वो मिलती है उससे और कहती है कि अगले वीक फिर मिलना। Jancy refused to tell her such a story, but Sophie assures her that it is true। कि जो जेंसी है वो कहती है फुटबॉल प्लेयर स्टार जैनी तुझसे मिला है, डेंसी वो जो डैनी है तुझसे मिला था। अरे जा, मुझे तो यकीन नहीं होता। उसने बोला अगले हफ्ते आएगा। अरे जा, मुझे तो यकीन नहीं होता, कैसे आएगा इतना बड़ा प्लेयर, तो जैसे क्यों किस लिए मिलने आएगा, ठीक है। बट सोफिया कहती है अरे नहीं, मैं बता रही हूँ तुझे, आया था मिलने मेरे से, ऐसा कुछ बात है ना। तो ये आपको समझ में आ गया सोफी एंड जेंसी के बारे में। ओके, देखिए बहुत बढ़िया क्लास चल रही है, 100 से ज्यादा बच्चे भी ज्वाइन हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। वीडियो लाइक कर दीजिए, जितने बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा, ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। क्योंकि देखो आप जितना ज्यादा लाइक करोगे ना और कमेंट करोगे तो उससे क्या होता है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम है उसे थोड़ा और आगे बढ़ाता है। तो आप लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, तो और भी ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगी। जैसे आपकी तैयारी हुई है, आपकी वजह से और भी बच्चों की तैयारी हो जाएगी, है ना। तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगला, what steps were taken by Gandhi ji to solve the problems of social and cultural backwardness in the villages of चंपारण। ठीक है भाई, तो यानी कि जो छोटे लोग गांव के लोग थे, ठीक है, छोटी जाति के लोग थे, इनकी प्रॉब्लम को कैसे जो गांधी जी थे इन्होंने दूर किया चंपारण के गांव, ठीक है। तो आइए लिखेंगे, देखिए मेनली जो बात है वो यहाँ पे आ जाती है। गांधी जी नेवर रिस्ट्रिक्टेड हिमसेल्फ टू पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, यानी कि गांधी जी ने कभी भी अपने आप को जो आर्थिक या फिर राजनीतिक सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि he wanted to bring about some सोशियो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि उन्होंने क्या किया था, वो कुछ ऐसे बदलाव लाना भी चाहते थे सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है। he appealed for teachers, गांधी जी ने टीचर से अपील की। for the प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन दी 6 प्लेसेस, एंड तकरीबन 6 प्राइमरी स्कूल खुलवाए विलेजेस है वहां पे। मैनी डिस्क्लिप्स ऑफ गांधी जी वॉल्यूंटेड टू टीच चंपारण एंड एडजॉइंग विलेजेस, यानी कि बहुत सारे लोगों को अडॉप्टेड किया, यानी कि बहुत सारे को काम दिया और कहा कि यहाँ पे पढ़ाओ, लोगों को शिक्षा दो, ठीक है। कस्तूरबा गांधी टॉट आश्रम रूल्स द क्लीनिनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, यानी कि कस्तूरबा गांधी ने आश्रम में रूल्स के लिए, क्लीनिंग के लिए, कम्युनिटी सैनिटेशन के लिए बहुत सारी बातों को समझाया लोगों को। To improve the miserable health conditions, गांधी जी got a doctor who volunteered the render his service for 6 months, यानी कि किराए पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उस डॉक्टर को रखा जो वहाँ पे कुछ भी हेल्थ कोई कंडीशन होगी खराब तो उसे सही करेगा। There are 3 medicines were made available, that is castor, quine and sulfur ointment, ठीक है। The filthy state of women's clothes was also noticed by गांधी जी, यानी कि जो महिलाओं के गंदे कपड़े हुआ करते थे उनको उन्होंने नोटिस किया और चरखे को और ज्यादा इन्होंने बेसिकली विकसित किया। His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to human beings, यानी कि उनकी लॉयल्टी जो है वो किसी अधिकारी के प्रति नहीं, मतलब किसी राजा वगैरह कोई पॉलिटिशियन के प्रति नहीं, बल्कि ह्यूमन जो मानविक भावना है उनके प्रति थी, ठीक है। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ही नहीं, बल्कि वो पूरी तरीके से यहाँ पे सक्षम थे, इस बारे में आप ये समझ सकते हैं, ठीक है भाई। तो आपको ये तो कंप्लीट समझ में आ ही गया होगा। अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की, बट बिफोर बिगिन द 30 क्वेश्चन, ठीक है, बिफोर बिगिन द 13 क्वेश्चन वी हैव टू जस्ट कंप्लीट द सेकंड पेपर पार्ट 12, ठीक है ना, क्वेश्चन 12 बेसिक, दैट इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट स्टॉल। तो हम क्या कहेंगे, साहेब इज नॉट वर्किंग हैप्पी एट स्टॉल, ठीक है, ओके।
इवन थ्रो ही पेड मोर एंड मोर गिवन हिज मील्स, यानी कि हालांकि उसे पैसा या फिर क्या बोलते हैं खाना वगैरह मिल रहा था सही से, बट इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यानी कि वो अपना मालिक नहीं रहा था। द स्टील कंसिस्टर सीम्ड टू बी हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, यानी कि उसे जो चाय की केतली थी वो ऐसा लग रहा था कि जो उसका प्लास्टिक बैग था उससे कई ज्यादा भारी हो, जबकि नेचुरली हल्का होता लेकिन उसे भारी लग रहा था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आ गया इसमें कि सिग्निफिकेंस ऑफ द लोस्ट स्प्रिंग टाइटल। तो लोस्ट स्प्रिंग टाइटल के क्या क्या सिग्निफिकेंस आ सकते हैं वो समझाइए। तो स्प्रिंग इन द सेशन ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड होप, जो स्प्रिंग है बच्चों ये सेशन है आशावाद का, खुशी का। इट सिंबलाइज लाइफ, ये हमारे जीवन को दर्शाता है। बट अनफॉर्चुनेटली मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस इन आवर कंट्री वेस्ट देयर चाइल्डहुड इन रैग पिकिंग एंड अदर हैजार्ड्स इंडस्ट्री, यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस वसंत ऋतु में भी, स्प्रिंग सेशन में भी, जो लाखों बच्चे हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली उनका जो सारा सबका सारा बचपन है वो रैग पिकिंग में, कूड़ा बीनने में, अनदर इंडस्ट्री में काम करने में ही निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, द विब्रेंट ऑफ स्प्रिंग इज लॉस्ट ईदर इन द गार्बेज इन डिंगी सेज विद फनेंसेस, यानी कि जो बच्चा है उसका बचपन इस तरीके से ऐसे खो जाता है कि कूड़े में, जिसकी वजह से उसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान उससे पहुंचता है। ठीक है, और भी एक आधे पॉइंट है यहाँ पे आ जाते हैं। The grinding poverty and traditions condemn these children to a life of exploitation, यानी कि वर्तमान में कुछ ऐसे बड़े-बड़े लोग हैं जो इन बच्चों का उपयोग करते हैं अपने काम को करवाने के लिए। ठीक है, जिससे क्या होता है उनका बचपन तो खत्म हो ही रहा है। ठीक है, कुछ मान्यताएं ऐसी चली जाती है, कुछ परंपराएं ऐसी चली जाती है, बच्चों को काम पे लगा देना चाहिए शुरू से ही। तो उनको कूड़ा बीनने के काम पे लगाओगे यार, अरे कुछ ढंग का ही काम दे दो, काम ही करवाना है तो। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे उनका पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। ठीक है, they says very little hope of escaping from their impoverished life of misery and deprivation, यानी कि उनके पास बहुत ही कम चांसेस होते हैं इस दुख भरी, इस मिजरेबल, उनकी जो दुनिया गार्बेज वाली उससे निकलना। ठीक है, moreover years of mind numbing toil have killed all initiative and ability to dream, यानी कि ये जो बच्चे होते हैं इनकी सोचने की, इनकी सपने की शक्ति को ये मार देती है गरीबी। ठीक है, they are entrenched in the spiritual that moves from poverty to apathy to greed and the injustice, यानी कि अरे सिंपल सी बात है, लो स्प्रिंग सीजन कैसा होता है, यानी कि स्प्रिंग सीजन होता है अच्छा, आशावादी, प्यार वाला। बस वही यहाँ पे बातें की हैं। ठीक है, तो आप समझ लेना, बाकी मैंने समझा ही दिया है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्क्राइब हाउ द स्टोरी द रैट ट्रैप shows that the basic human goodness can be brought out by understanding and love। ठीक है, तो कैसे आता है भाई, देखो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। ठीक है, इन हिंदी में आपको समझा देता हूँ, आप चाहो तो इसे इंग्लिश में पढ़ लेना, हिंदी में मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। क्या समझाओगे सर? समझाएंगे ये सर कि ये जो स्टोरी द रेड ट्रैप है ये हाईलाइट करती है किसके फैक्ट को, कंपनसेशन एंड कंसर्न को। कैसे कि जो सेंसियल गुडनेस होती है मैन में उसके बारे में, एक अच्छी भावना के बारे में। कैसे जो पैडलर होता है ये सबसे पहले क्या होता है, ये एक बेगिंग यानी कि थेवरी एट ऑल टाइम, यानी कि वो चोर होता है। ठीक है, वो भिखारी होता है एक तरीके से जो कि चोरियां करता रहता है। नेवर बॉदर टू क्लियर हिज आइडेंटिफाई बिफोर द आयरन मास्टर 2, यानी कि वो कहीं पर भी अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ता, यानी कि कोई भी चोर होता है वो चोरी करने के बाद निशान तो छोड़ता नहीं है ना, तो वही बात यहाँ पे आ जाती है। बट एडला गिव हिम अ रॉयल ट्रीटमेंट, सर्व्ड हिज डिलीशियस सुपर, गिफ्टेड अ फादर्स ड्रेस टू हिम, यानी कि एडला ने बिना किसी भी डर के, बिना किसी अपने स्वार्थ के उसको अच्छा खाना दिया, अच्छा कपड़े दिए पहनने के लिए। ठीक है, उससे अच्छे से प्यार से बातें की, और इसी एडला के स्वभाव की वजह से ही जो पैडलर था वो एक तरीके से बदल जैसा जाता है कि मुझ जैसे एक चोर के साथ में इसने ऐसा अच्छा व्यवहार किया, अब मैं तो चेंज होकर ही रहूंगा। और फिर वो चला जाता है, एक छोटा सा लेटर छोड़ के चला जाता है, एडला से कहता है कि तुम्हारे पैसे ये रहे, मुझसे गलती हो गई और मैं अब एक अच्छा आदमी बनकर ही लौटूंगा। ये बातें यहाँ पे हो जाती है, बस यही हो जाता है रेड ट्रैप कहानी के बारे में, पूरी की पूरी कहानी। ठीक है भाई, तो आप इसे इजीली ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए बोलते बोलते काफी ज्यादा मेरा गला जो है वो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा आवाज मोटी हो रही है ना, तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप तब तक देखिए इसको है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। अच्छा, क्वेश्चन 13 शुरू हो जाएगा।
अब यहाँ पे बात करेंगे हम अपने 13 पहला जो हमारा आज का सैंपल मैन वाला है उसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बामास एक्सपीरियंस इज दैट ऑफ विक्टिम ऑफ द caste system. What kind of discrimination does Jitlasa experience reflect? What are their reactions to their respective situations? यानी कि देखो पामा का जो एक्सपीरियंस था, ठीक है, ये विक्टिम है कास्ट सिस्टम की, एंड व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डज जिटक्लासा एक्सपीरियंस इफेक्ट रिफ्लेक्ट बेसिकली, यानी कि दोनों ने, जैसे बामा है, इसका क्या कास्ट सिस्टम के ऊपर विक्टिम रहा है, ये कैसे शिकार बनती है, ठीक है, साथ ही जेड क्लास का क्या एक्सपीरियंस रहता है, उसने कैसे रिफ्लेक्ट किया था, उसके बारे में हमें यहाँ पे समझना है, दोनों की जो सिचुएशन है उसके बारे में, ठीक है। तो लिखेंगे while Bama was a victim of caste discrimination and untouchability, Jitlasa was a victim of racial prejudice। मतलब क्या है दोनों का? देखिए दोनों को अगर मैं आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ तो ये आ जाएगा कि बामा जो है वो जातिगत भेदभाव और छुआछूत का शिकार बनती है, जिटकलासा नस्लीय जो पूर्वाग्रह होता है उसका शिकार बनती है, ठीक है। जिटकलासा was sent to European missionary school where being a local origin she was looked down upon। मतलब जिटला शाह जो थी उसे एक यूरोपीय मिशनरी स्कूल में भेजा गया था जहां एक स्थानीय आदिवासी होने के नाते उसे हमेशा नीची नजर से देखा जाता था, ठीक है। हिज प्रीशियस लॉन्ग एंड हैवी हेयर व्हिच वाज प्राइड वाज शाइनिंग, यानी कि उसके लिए जो भारी और बड़े बड़े बाल थे वो जो चमक रहे थे, जो उसकी शान थे, वो उनकी ताकत थी। किसकी? जेटक्लासा की। बट he tried to resist with all his might, but eventually he was forced to give his struggle, यानी कि कुछ लोगों ने उसको जो था आखिरकार संघर्ष छोड़ने के लिए मजबूर किया कि ये जो तुम्हारा बेसिकली आपके साथ में ये जो व्यवहार किया जा रहा है ये सही है तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम संघर्ष मत करो, ऐसा कुछ कहने की बात की, ठीक है। ऑन द कंट्री बामा, दूसरी बात बामा की बात करें तो बामा जो है, Bama, who saw the evil practice of untouchability, decided to blur the difference of caste in the light of education। यानी कि जो बामा है, बामा बेसिकली अस्पृश्यता, इस कुप्रथा को देखने के लिए उसने क्या किया? शिक्षा को अपना सहारा बनाया और जातियों में जो भेदभाव था इसको दूर करने का उसने निश्चय किया। अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, ठीक है। तो जो जिटला साथी, सॉरी जो बामा थी, इसका जो भाई था अनान, उसके एल्डर ब्रदर की बेसिकली छत्र छाया में या फिर नेतृत्व में he judiciously used his spite of anger and revelation to study hard and avoid any form of prejudice। यानी कि वो जो पूर्वाग्रह चले आ रहे थे ना, तो उसको लेकर जो बामा होती है उसने बहुत सारी पढ़ाई वगैरह की, अध्ययन किया, और वो चाहती थी कि मैं इसको खत्म करके रहूंगी समाज, ठीक है। she understood that a social change would be possible only if these so-called lower caste made an effort to study and thus progress। यानी कि अगर उसे इसे खत्म करना है तो सबसे पहले उसे खुद को, अपने आप को पहले सामाजिक लेवल पे ऊंचा उठाना पड़ेगा इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ दी प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस करके, चाहे वो पढ़ाई में हो या फिर अदर हैंड में हो, ठीक है। इट कैन बी इजीली सीन दैट ऑल्सो बोथ दी protagonists try to protest injustice meted of them the path they choices immediately different। यानी कि देखो चाहे जिजलासा की बात कर लें चाहे बामा की बात कर लें, दोनों ने ही अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध किया, लेकिन दोनों के रास्ते अलग थे। जैसे कि थ्रू हिज जर्नी टू रिवोल्यूशन जिटक्लासा इज फोर्स्ड टू गिव इन, ठीक है, जिटक्लासा को गिव इन करने के लिए फोर्स किया गया। इन कॉन्ट्रास्ट बामा सक्सेसफुली फॉलोड हिज ब्रदर्स एडवाइस टू बिकम अ टॉपर इन द क्लास, वो क्लास में टॉपर बनती है। व्हाइल जिटक्लासा जो है ये कंटिन्यू टू रिवेल बाय क्रिटिसाइजिंग द इविल्स ऑफ रेक्टल प्रेसिडाइज थ्रू हिज वर्ड्स, वो अपने काम में, ठीक है, और उसको बेसिकली उनके साथ भेदभाव किया जाता था। बामा ऑप्टेड फॉर अ मोर सब्टेड मेथड टू फर्दरिंग इज साइलेंट बट इफेक्टिव परफॉर्मेंस, यानी कि साइलेंट तरीके से समाज को कैसे बदला जाए उसके लिए हमेशा कुछ कुछ करती रहती थी, ये बात है, ठीक है भाई, आ गया समझ में। तो 1 घंटा 29 मिनट हो चुके हैं, 1:30 तो बोला ही था मैंने। चलिए अब जहां तक है 1:40 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस हो रही है ना बढ़िया तरीके से, आ रहा है ना तो बढ़िया तरीके से समझ में, ओके। नाउ उसके बाद में व्हाट इज दैट मिस्टर डेरी हैज टू डू अट्रैक्ट द लैम्प इन स्पाइट ऑफ दैट, है। तो जी सेंटेंस का मतलब नहीं समझा, मतलब ये है कि यहाँ पे हमें ये दर्शाना है
कि मेमने के लिए आकर्षित करता है, उसके बावजूद ऐसा क्या है, एक सेकेंड, देखो ऐसा क्या है जो मिस्टर डेरी को आकर्षित करता है, किसके बावजूद? एक सेकेंड, थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है, रुकिए मैं इसको दोबारा समझता हूं। देखो सिंपल सा बात है कि मिस्टर डेरी को ऐसा क्या आकर्षित करता है लैम्प के संबंध, ठीक है, ओके। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन के आंसर को आप चाहो तो पढ़ लो यहाँ से, ठीक है। बाकी मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से, ठीक है, आप इसे पढ़ लेना। और बाकी का अभी जो हमारा दूसरा वाला पेपर है उसके क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या क्या उसमें पूछा गया और उसमें से क्या क्या हमसे बताया गया था, ठीक है। देखते हैं, ये दूसरा वाला पेपर है जो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक बीइंग ह्यूमन इज द ग्रेटेस्ट वर्चुअल एंड ट्रीटिंग द एनिमी इज नॉट शाइन, एक्सप्लेन टेकिंग रेफरेंस दी टू द एनिमी, ठीक है ना। मतलब क्या है सर, मतलब सिंपल सा सर जी ये है हमारा कि ये जो आपका चैप्टर है क्या बोलते हैं इसको, दी एनिमी, ठीक है। तो इस दी एनिमी चैप्टर में आपको ये कैसे पता चलता है कि इंसान होना सबसे बड़ा पुण्य है, फिर चाहे दुश्मन का इलाज करना ही पाप क्यों ना हो। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ठीक है भाई, इसके बारे में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। क्या करना चाहेंगे, ये करना चाहेंगे कि आई एग्री विद द स्टेटमेंट, बिल्कुल मैं स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ। रीजन क्या है, रीजन बीइंग व्हाटएवर इज आवर नेशनैलिटी, जेंडर, कलर, कास्ट, क्रिएड, वी आर ह्यूमन फर्स्ट, डज नॉट मैटर कि हम कैसे गोरे हैं, काले, कास्ट क्या है, कलर क्या है, सबसे पहले हम है एक ह्यूमन। तो एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव टू इंश्योर द लाइफ ऑफ अदर पीपल हु नीड टू मोर देन एस, ठीक है ना। तो ऊपर से डॉक्टर भी था सदा, तो उसने मदद की, दैट इज द आइडियोलॉजी, दैट इज कॉल्ड हिम, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कुछ कुछ पार्ट हो जाते हैं, आप समझ लेना इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। बाकी देखिए मैं समझा तो चुका ही हूँ, यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे थे और मेरा जो गला है वो काफी ज्यादा डाउन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो को एंड करने की सोच रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी एक और वीडियो आपके लिए लेके आनी है तो उसमें टाइम लग जाएगा मुझे। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको एंड कर देते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है काफी, 1 घंटा 32 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि चिल्ड्रंस आर दी ऑब्जर्व, दे नोटिस एवरी हैपनिंग इन देयर सराउंडिंग्स, injustice is any from the cannot be escaped being unnoticed by them, explained with the references to memories of childhood, ठीक है ना, इसके बारे में बताना है। तो बाकी का रही बात आपकी इस क्वेश्चन के आंसर की, यहाँ से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। देखिए वही बात है, ये जब भी आपका कोई नया पेपर आता है ना, जिस दिन पेपर होता है उसी दिन क्या होता है, बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ जाती हैं, तो गला जो है वो थोड़ा बोलते बोलते डाउन हो जाता है, ठीक है। अभी ना थोड़ी सी दिक्कत है बोलने में, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो को एंड कर रहा हूँ। बाकी अगर मैं नई वीडियो लेके आऊंगा ना, तो उसमें जो भी पार्ट रहेगा उसको अलग से अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। आप बाकी के पार्ट को आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश मेरी तो यही थी भाई कि मैं आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें समझाऊं, और आई होप आपको सारी की सारी जो आज की बातें हैं वो अच्छी तरीके से ऑलरेडी समझ में भी आ गई होंगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए मेरी तरफ से आपकी जितनी तैयारी करवाई जा सकती थी, जितना मेरी तरफ से मैं आपको करवा सकता था, जितना बढ़िया आपको पढ़ा सकता था, वो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया अच्छी तरीके, ठीक है। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप कल के पेपर में या फिर जो भी आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा उसमें बढ़िया तरीके से पेपर करके आना, ठीक है। आप सभी को मेरी तरफ से, ठीक है, मेरी तरफ से, मेरे पूरे के पूरे चैनल की टीम की तरफ से आप सभी को आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए, ठीक है, आप सभी को आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करके आना और बढ़िया से एग्जाम करके आना, एकदम फोड़ के आना, मतलब पेपर फाड़ के नहीं आना, अच्छे से करके आना, ठीक है। और अभी हो सकता है तो मैं आपके लिए 1 से 2 वीडियो और भी लेके आऊं, तो आप उसका वेट कीजिएगा, ठीक है। किसी टाइप का कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी आप सभी को वीडियो कैसा लगा बच्चों, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, ठीक है। लाइक करेंगे तो उतना ही ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और यूट्यूब भी सजेस्ट करता है फिर उस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो आप भी लाइक करें यार, लाइक करो, ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, मोटिवेशन बढ़ाओ हमारा लाइक करके, है ना। और शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो भी इससे जो है और अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है। बाकी आप सभी से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।